फाइनेंस भी नहीं था कि खुद को, और ये भी मुझे लग गया था कि अगर तैयारी करनी है तो श्योर शॉट और एक शॉट में ही करनी है, कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। घर वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करूँ, तो फिर मैं घर ही चला गया था, क्योंकि घर पे रहने का नहीं देना था, आपको खाने का भी नहीं देना था, और यहाँ पे देना पड़ता था। आप सभी का रेमो विद टॉपर शो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं आदर्श कुमार, जो बेतिया से हैं, जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में आता है। एसएससी सीजीएल 2020 में इनकी ऑल इंडिया रैंक 11 है और इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एएसओ की पोस्ट ऑप्ट करी है। आदर्श का ये पहला अटेम्प्ट था और इनकी जो पढ़ाई है वो मोस्टली सेल्फ स्टडी है, इसलिए ये और महत्वपूर्ण है कि कैसे खुद से तैयारी करके भी आप इस एग्ज़ाम को अच्छी रैंक के साथ क्रैक कर सकते हैं। एक बढ़िया बैकग्राउंड है इनका, जिसमें इन्होंने बीच में जॉब भी करी है। प्राइवेट जॉब में इनको फिर लगा कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, उसको छोड़ा इन्होंने और फिर पता किया कि कौन सी नौकरी करें, तो एसएससी इनको लगा कि ये वो जॉब है जो मुझे करना है, और फिर इन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को फोड़ दिया। तो समझते हैं कि क्या इनकी स्ट्रैटेजी रही है, कैसे इन्होंने ये सफलता हासिल करी, क्योंकि जितना कॉम्पिटिशन आज की डेट में है और कोई अगर पहले अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को निकाल रहा है, मतलब एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी, एक परफेक्ट प्लान और परफेक्ट एग्जीक्यूशन है। समझते हैं कि आदर्श ने ये कैसे किया, और आपको इस पूरी कहानी से, इनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अंत तक इस इंटरव्यू को ज़रूर देखना, क्योंकि आप ऐसा कुछ सीखोगे जो ये इंश्योर करेगा कि आप वो गलतियां ना करें जो वो लोग करते हैं जिनको बार बार एग्ज़ाम देना पड़ता है। आपको भी एक बार में निकालना है ना, तो अंत तक ज़रूर देखें। आदर्श, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेमो विद टॉपर शो में। थैंक यू सर। आदर्श, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, कैसा लगा आपको जब ऑफिशियली आपको पता चला कि रैंक 11 है, और क्या रैंक आपको लग रहा था बेस्ड ऑन सर्वे वगैरह की आएगी, और 11 देख के रैंक 11 ऑफिशियली कैसा लगा आपको? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अराउंड 10 to 15 के बीच रैंक आएगी, और उतना ही आया। ओके, सो क्या रिएक्शन था जब आपने ऑफिशियल रिजल्ट देखा? तो मतलब पहले से तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, तो बट फिर भी एक बार ऑफिशियल जब हो जाता है तो ज़्यादा खुशी होती है। फिर मैंने घर वालों को कॉल किया, और वो लोग मुझसे ज़्यादा खुश हैं कहीं कि हाँ, इसने एक बार में ही कर दिया, क्योंकि उन लोगों का सोचना ये था कि अगर हम अपने फैमिली की बात करें तो दूर दूर तक किसी ने एसएससी नहीं करी, या फिर जो लोग कर भी रहे थे उनसे क्लियर नहीं हुआ, और उनके मन में एक परसेप्शन चला गया था कि 3-4 साल 5 साल से पहले किसको ही जॉब होती है गवर्नमेंट की। बट मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कर दिया है, और अराउंड 1.5 से 2 साल मुझको लग गए अभी तक की जर्नी में। एक सवाल और है कि एसएससी का एग्ज़ाम अगर हम कंपेयर करें, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्स है। अगर हम ग्रुप ए की जॉब्स को छोड़ दें तो ग्रुप बी में इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, राइट? अब एक ये भी होता है कि यार बैंकिंग की जो जॉब्स होती हैं वो थोड़ी जल्दी लग जाती हैं, साइकिल छोटी है उसकी। एसएससी की साइकिल का कोई भरोसा ही नहीं है, कि एग्ज़ाम साइकिल लंबी है, ऊपर से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मेंटली कैसे प्रिपेयर्ड एक एस्पिरेंट अपने आप को करे जो एसएससी की तैयारी करना चाहता है? तो मेरे साथ ये था, तो मैं तो कॉर्पोरेट से काम करके आया था, और बैंकिंग के रिव्यूज़ अच्छे नहीं थे, क्योंकि मुझे थोड़े वर्क लाइफ बैलेंस में भी चाहिए था चीज़ें। तो फिर मैंने बैंकिंग की तरफ रुझान बिल्कुल ही नहीं दिखाया, और फिर मैं एसएससी की तरफ ही लगा रहा। आदर्श, आपने एमईए की पोस्ट ऑप्ट करी है और आपकी रैंक इतनी बढ़िया कि जाहिर सी बात है आपको अपना फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है। मैं जानना चाहता हूँ आपके बाकी 2 पोस्ट प्रेफरेंसेस क्या थे, सेकंड और थर्ड, और एमईए को फर्स्ट प्रेफरेंस रखने का मेन कारण क्या है? मेरा सेकंड प्रेफरेंस था ईडी, और थर्ड प्रेफरेंस था ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। रीज़न ये था एमईए रखने का कि मैंने बहुत सारे सिलेक्टेड बंदों से बात करी जिन्होंने सीजीएल 18 या 17 में जॉब ली है। फिर सब लोगों ने यही बताया कि एमईए इन सारे चॉइसेस से थोड़े बेहतर में है। रीज़न बीइंग कि आप फॉरेन पोस्टिंग पे जाते हो, एक ये तो थोड़ी सैलरी आपकी अच्छी हो जाती है फाइनेंशियली, और दूसरा ये कि यहाँ पे आपके नियत घंटे हैं टाइम काम करने के, तो 9 to 5 आप जा जाओगे, और फिर आप दूसरे चीज़ें जो, या फिर दूसरे चीज़ें भी आप लाइफ में करना चाहते हो, आप उसको परस्यू कर सकते हो। ये चीज़ें दूसरे पोस्ट में मिलनी थोड़ी मुश्किल थी, और एक ये भी था कि मुझे दिल्ली ही चाहिए था। ओके। हाँ, और मतलब फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स भी मुझको नहीं चाहिए थे। तो मतलब फॉरेन पोस्टिंग में आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है? मैं इंटरेस्टेड हूँ फॉरेन पोस्टिंग में, ठीक है। एक सवाल और भी है कि जो मैं एक जनरल शिफ्ट देख रहा हूँ 2020 के, जब मैं टॉपर्स का इंटरव्यू ले रहा हूँ, और इसके पहले जब मैंने टॉपर्स इंटरव्यू लिए हैं 19, 18, 17 में, तो उनकी टॉप 3 प्रेफरेंसेस में ईसीआई का कभी नाम मैंने नहीं सुना था। लेकिन इस बार मैं 2020 के टॉपर्स में देख रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके थर्ड प्रेफरेंस है या सेकंड प्रेफरेंस है, भले उनको फर्स्ट मिल रहा है क्योंकि उनकी रैंक बहुत अच्छी है। क्या कारण है कि ईसीआई को लोग इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं? तो मैं बच्चों को बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी एएसओ होता है आपका, सेम ग्रेड पे 4600 है। राइट सर। तो अब लोग उसको ऊपर क्यों रख रहे हैं? मतलब क्या ऐसा चेंज हुआ है बीच में? प्रमोशनल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के ईसीआई को लोग ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि और सब में एमईए हो या फिर सीएसएस हो, थोड़े प्रमोशन स्लो हैं एएसओज में।
वो बनस्पत ईसीआई के, तो इसलिए लोग ईसीआई को आगे रखना चाहते हैं। आदर्श, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। परिवार में कौन कौन से लोग हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में। सर मेरी फैमिली एक जॉइंट फैमिली है, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची और माताजी पिताजी तीनों ही जनरेशन्स में हैं। लेकिन दादाजी मेरे रिटायर्ड प्राइमरी हेडमास्टर रह चुके हैं, पिताजी फार्मर हैं और चाचा जी भी अभी एक हेडमास्टर ही हैं प्राइमरी स्कूल में। ओके, और भाई बहन? बहन की शादी हो गई और भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड। एक चीज़ मुझे जाननी है कि आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है, फर्स्ट टू फिफ्थ, राइट वो कहाँ से हुई? सर, 1st to 5th विलेज से ही हुई है। प्राइमरी स्कूल में? पूरा रूरल बैकग्राउंड है वहाँ पे। 1st to 5th वहाँ पे, बट 6th से हम लोग होम टाउन में शिफ्ट हो गए अच्छे एजुकेशन के लिए। मतलब पहले आप गांव में थे, यस सर। फिर आप बेतिया आ गए। तो 1st to 5th हिंदी मीडियम, पूरा ही रूरल सेटअप, जहाँ पे आपको नीचे बैठ के पढ़ना होता है। और फिर 6th स्टैंडर्ड से फिर बेंच और कुर्सियाँ वगैरह मिलना शुरू हुई। राइट। सो आदर्श की इन बातों से मुझे कुछ ध्यान आया कि मैं भी प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हूँ और मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं और वहीं से मेरी भी पढ़ाई हुई है। तो मुझे याद है हम लोग 8th क्लास तक हम लोग टाट पट्टी पे बैठते थे, नीचे बैठ के पढ़ाई करी हमने प्राइमरी स्कूल में और जूनियर हाई स्कूल में। ओके आदर्श, तो कैसे थे आप पढ़ने में? 5th तक कैसे थे पढ़ने में? उसके आगे फिर मैं पूछता हूँ। 5th तक मैं अच्छा था पढ़ने में रेस्पेक्टिवली, बट 6 के बाद वो कॉन्फिडेंस चला गया, क्योंकि वहाँ बड़े स्कूल्स थे, बिल्डिंग्स भी बड़ी थी और वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया था मुझको। तो 6 से 10th तक फिर एक एवरेज, फिर 10th के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं कुछ अच्छा करना है। फिर 11th 12th मैंने अच्छे से फिर पढ़ाई करी। उसके बाद फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया, तो फिर वहाँ से एक जंप हो गया अच्छा खासा। मैं आपको यहाँ रोकूंगा। 10th में कितने परसेंटेज थे आपके? 10th में मेरे 85.5% थे। मीडियम क्या था आपका? मीडियम इंग्लिश मीडियम था, बट टीचिंग हिंदी में होती थी। हाँ, राइटिंग इंग्लिश में कर रहे थे। राइट। ठीक है। और 11th 12th में आपके कितने परसेंटेज आए? 11th 12th मतलब 12th में 90% थे मेरे। पीसीएम? यस सर, PCM। ठीक है। इसके बाद फिर आपने क्या किया? यूजुअली पीसीएम वाले लोग जाके इंजीनियरिंग की तैयारी वारी करते हैं, आपने क्या किया? हाँ, मैंने लेकिन बैचलर ऑफ आर्ट्स यहीं से देशबंधु कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करी। बट बैचलर ऑफ आर्ट्स क्यों? क्योंकि यूजुअली तो लोग जाके सोचते हैं कि चलो बीएससी कर लेते हैं, अगर बीटेक नहीं करते तो बीएससी करते हैं। आपने आर्ट्स क्यों लिया? क्योंकि ऐसा था ना कि +2 में हम लोग के पास एक चॉइस था सब्जेक्ट्स का कि आइदर हिंदी ले लो आप या फिर इकोनॉमिक्स ले लो। हालांकि बहुत सारे चॉइसेस उसमें होते हैं, तो मेरी हिंदी अच्छी नहीं थी। अराउंड जो लैंग्वेज पेपर था हिंदी, 10th में मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उतने मार्क्स नहीं आए थे, तो मुझे लगा कि मुझे इकोनॉमिक्स ले लेना चाहिए। फिर वहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर मैंने यहाँ पे भी ग्रेजुएशन में आके भी मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स ही करने की सोची। बट मैं फिर से एक सवाल करूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये चीज़ कि यूजुअली क्या होता है कि 12th के बाद आपके इंटरेस्ट कुछ भी हो, घर वाले कहते हैं कि भाई साइंस के हो तो या तो बीएससी करो या बीटेक करो। हाँ, आपने उन्होंने इंटरेस्ट के लिए कैसे उनको कन्विंस किया कि मैं इकोनॉमिक्स करने जा रहा हूँ? नहीं, मैं तो मतलब अगेंस्ट ही चला गया कि नहीं मुझे नहीं करनी है, क्योंकि मैंने और सारे जो रिश्तेदार में इंजीनियर्स थे उनकी हालत देखी थी। तो मुझे लगा था कि अगर आईआईटी नहीं हुआ समहाउ, और फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं था कि मैं अफोर्ड कर सकूँ कि 2 साल कोटा जाऊँ, फिर उसके बाद किसी प्राइवेट कॉलेज से मैं इंजीनियरिंग करूँ। तो अगर आईआईटी नहीं हुआ तो फिर मेरा पूरा का पूरा टाइम बर्बाद होने वाला था, मुझे ऐसा लग रहा था। तो उससे अच्छा मैंने सोचा दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स ही कर लेता हूँ। और इकोनॉमिक्स में थोड़ी रुझान भी आ गई थी। हालांकि पहले से हमारे यहाँ अधिकतर लोग या तो मेडिकल करते हैं, नहीं तो इंजीनियरिंग। एक क्वेश्चन और भी है कि ठीक है इकोनॉमिक्स आपने लेने को सोच लिया, बट क्या आपको उस समय इतनी अवेयरनेस थी कि इसमें जाके आगे क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज बनेंगी मेरे पास? नहीं, उतनी अवेयरनेस नहीं थी मुझे, बट आपने ये सोचा कि चलो कम से कम घर वालों को पैसा बर्बाद नहीं करते हैं ना कोचिंग वोचिंग में। और एक भी था ना कि स्कॉलरशिप मुझको मिल गई थी यहाँ। ओके। और तो फिर मैं यहाँ पे दिल्ली में ही फिर आ गया मैं, और यहाँ पे मैं होम ट्यूशन्स पढ़ाने लगा। ट्यूशंस पढ़ाना? ट्यूशन किस विषय का पढ़ा रहे थे आप? मैं साउथ एक्सटेंशन में पढ़ाता था। किस सब्जेक्ट का? एक 3rd स्टैंडर्ड की बच्ची थी, फिर मैंने वहाँ से शुरू करा था। सारे मैं सारे ही पढ़ाता था। हाँ, ओके ओके। बट अच्छी खासी मिल जाती थी वहाँ दिल्ली में यही फायदा है, दिल्ली में तो पैसे ट्यूशन से एक ट्यूशन और थोड़ा बहुत घर से, थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप, मेरा काम चल जाता था अच्छे से। ऑलराइट। एक सवाल और भी है कि ये जो अटेम्प्ट है आपका एसएससी सीजीएल 2020 का, जिसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक 11 आई है, इसमें आपके मार्क्स कितने कितने हैं टीयर वाइज, अगर आप बता सकते? टियर 1 में है 181.56 नॉर्मलाइज्ड, टियर 2 मैथ्स में है 187.5 एंड टियर 2 इंग्लिश में है 190.5। और मैंने स्टैट्स का भी पेपर दिया था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी इकोनॉमिक्स था, तो थोड़ा स्टैट्स ओरिएंटेड था। तो जेएसओ में भी मेरा अच्छा रैंक था। बाद में जब एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही थी तो 152.5 था मुझको स्टैट्स में। उसमें टियर 3 भी था? हाँ, टियर 3 भी था। टियर 3 में मुझको 59 मार्क्स आए थे। ओके, ओवरऑल कितने मार्क्स बने आपके? 618.51। रैंक 1 से कितना पीछे रह गया आप? अराउंड रैंक 1 का 644 था। राइट, वेरी गुड। बट 11 रैंक बहुत अच्छी है, इसमें 2 1 है।
1 और 1 यस ठीक है ये मैं भी सोच रहा था सर तो रैंक 1 कि से बढ़िया ही है ये तो केवल सिंगल वन आना चाहिए था, हाँ, बस डबल 1 वन नहीं आना 1 चाहिए राइट राइट बिल्कुल आपका फर्स्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है आपकी रैंक ठीक है सो इट्स फर्स्ट था। यस एंड फर्स्ट 11 डिजिट ऐसे थोड़ा शुभ भी माना जाता है ना है 11 हिंदू तो बहुत माइथोलॉजी के बिल्कुल बहुत अकॉर्डिंग। अच्छी बात है अगला अगला सवाल है मेरा कि ये जो यात्रा है आपकी एसएससी सीजीएल की ये थोड़ा कैसे शुरू हुई क्योंकि अभी हम लोग जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने बताया कि आपने पहले ग्रेजुएशन के बाद सीधे जॉब पकड़ी राइट और वो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोफाइल भी आपने बताया एक्चुअरी क्या होता है थोड़ा इसके बारे में बताएंगे एक्चुअली और वो जॉब कैसे हुआ प्लेसमेंट डायरेक्ट हुआ कॉलेज से नहीं और फिर वहाँ से कैसे मन बदला आपका कि मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए जब मैं 4th सेमेस्टर में था तो कॉलेज में एक सेमिनार हुआ था, वहाँ पे मुझे पता चला एक्चुरियल साइंस कुछ होती है बट वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड फील्ड थी, नॉट एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि एक्चुरियल साइंस में आपका स्टैट्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स और वो भी +2 स्टैंडर्ड के बाद जहाँ डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह चीज़ें पढ़नी होती है तो वहाँ से उसके प्रूफ्स और थियरीज शुरू होती हैं। मुझे ये जानना है कि जो एक्चुअली ये शब्द है राइट इसकी स्पेलिंग क्या है और इसका मतलब क्या है क्योंकि मुझे लग रहा है क्या पता एग्जाम में ही पूछ लें तो जो टॉपर इंटरव्यू देख रहे हैं उनको ये एडवांटेज तो मिले तो इसकी स्पेलिंग बताना इसका मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा समझाइए फिर मैं आता हूँ और गहराई में आपसे इसके बारे में जानता हूँ सर एक्चुअली की स्पेलिंग होती है ACTUARY और एक्चुअली वह बंदा होता है जो डाइवर्सिफाइड फील्ड्स जैसे कि इंश्योरेंस हो गए, रिस्क प्रीमियम्स हो गए, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के जो रेस्पेक्टिव बैलेंस्ड कैलकुलेशंस होते हैं जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखी जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, एक्चुअली वो सारे कैलकुलेशंस करता है। और एक एक्चुअली बनने के लिए आपको स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की अच्छी खासी जानकारी होनी होती सो ये जो काम करता है उसको एक्चुअरी बोलते हैं एक्चुरियन बोलेंगे है। नहीं जैसे नहीं एक्चुअली बोलते हैं, लाइब्रेरियन होता द है पर्सन हु परस्यूज एक्चुरियल साइंस। मतलब ये नाउन हो गया यस यस ओके एक्चुअली इज अ नाउन। ओके ओके तो ये भी ध्यान रखिए कि मैंने नया सीखा कि एक्चुअली नाउन है और उस पर्सन को एक्चुअरी बोलते हैं ना कि एक्चुरियन राइट राइट एक्चुअली ठीक है बोलते हैं। रिस्क एनालिसिस टाइप का काम आपका है Yes, डेटा sir. एनालिसिस और प्रोजेक्शंस भी होती हैं उसमें, लाइबिलिटी प्रोजेक्शंस, एसेट प्रोजेक्शंस और कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ्स वगैरह के लिए भी वो डेटा यूज़ होता है। तो एसएससी का मन कैसे बना ये काम तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे यस सर, तो 4th सेमेस्टर में कॉलेज में सेमिनार हुआ, मुझे पता चला ये चीज़। इसमें भी पेपर्स होते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए पेपर्स होते हैं, तो अभी शायद इसके 13 पेपर्स हो गए हैं, तो यू नीड टू क्लियर 13 पेपर्स टू बी एन एक्चुअली। तो वैसे ही मैंने अभी 6 पेपर मैंने उसमें क्लियर भी कर लिए थे और जब मेरी जॉब हुई थी तो 3 पेपर मैंने क्लियर करे थे एंड थ्रू आउट जॉब मैंने 3 पेपर्स और क्लियर कर लिए थे। तो जॉब इसकी बहुत अच्छी है जहाँ पे आपको डेटा मिलता है, डेटा को रॉ डेटा मिलता है, बहुत ही रॉ, फिर उसको आप एक पर्टिकुलर परफॉर्मा में डालते हो और फिर वहाँ से डेटा स्टैटिस्टिक्स वगैरह भी हम लोग एज सर्विस मैट्रिक्स ग्रीड वगैरह ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे बनाते हैं लोग। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि इंडिया में इसको मुझको लग रहा था कि जितना फ्यूचर होना चाहिए था या फिर मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था खुद के लिए वो थोड़ी लिमिटेशंस में थी, उसके लिए मुझे फ़ॉरेन ही जाना पड़ता, बट फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ के कारण और सारे जो मेरे कलीग्स थे वो तो चले गए बट मैं यहाँ रह गया। और मुझे ये भी लगा कि आगे चल के अगर हम देखें इसमें तो शायद मैं उतना सक्सेसफुल हो पाऊँ या नहीं हो पाऊँ बीइंग इन इंडिया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ ही देते हैं इसको, कुछ दूसरा ट्राई करते हैं। फिर आपने जॉब छोड़ दी हाँ मैंने जॉब ग्रेजुएशन कब पूरी हुई आपकी 2017 में जून में, और जॉब कब ज्वाइन करी आपने अक्टूबर 2017 में, छोड़ा कब फरवरी 2020 में। तो जब आपने जॉब छोड़ी तब आप क्लियर थे कि आपको एसएससी सीजीएल करना है नहीं मैं तब क्लियर नहीं था, तब Okay. मेरे पास 2-3 ऑप्शंस थे, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि एमबीए कर लो और ये जो एक्चुरियल वाला पेपर है देते चलो तो फिर आगे चल के आपको मैनेजमेंट वगैरह रोल में मिल जाएगा, तो आप जो एक्चुरियल की टीम है उसको आप लीड कर सकते हो। एक ये था ऑप्शन। दूसरा था कि मैं एमसीए कर लूँ किसी अच्छे कॉलेज से और एमसीए करने के बाद अगर मैं डेटा फील्ड, क्योंकि थोड़ा डेटा माइनिंग वाला भी काम था और मुझको थोड़ी कोडिंग आती रहेगी तो शायद मैं कुछ अच्छा कर जाऊँ आगे के लिए। ऐसे एज सच पता नहीं था कि कहाँ यूज़ है, हालांकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के यूजेस उसमें बढ़ गए हैं हमारे वाले फील्ड में, जहाँ पर रिपोर्ट जनरेटर्स या फिर बहुत बड़े जो नंबर्स होते हैं वो खुद ही प्रोजेक्ट करके दे देता है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो मुझे लगा ये करना चाहिए, बट वही चीज़ थी फिर कि यहाँ पे आके लोगों से और भी पता चली कि एसएससी भी है यहाँ पे आप और बढ़िया कर सकते हो, और ये भी चीज़ थी कि मुझे जितनी जल्दी से जल्दी हो सके फिर से फाइनेंशियली स्टेबल होना था। तो ये भी लग रहा था कि 2 साल कॉलेज करोगे और फिर एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, फिर कॉलेज करने के बाद फिर आप प्लेसमेंट ड्राइव में बैठोगे, फिर प्लेसमेंट होगा। बट एसएससी मुझे लगा कि अगर एक ही एग्ज़ाम देके आप डायरेक्ट जॉब ले रहे हो, वहाँ पे एग्ज़ाम देके आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देके कॉलेज में जा रहे हो। बिल्कुल वो एकेडमिक एग्जाम हुआ और यहाँ आपका जॉब का एग्जाम हो गया राइट। और ये भी है कि मैंने जॉब अपने मन से छोड़ी थी, घर वाले इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे, घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं जॉब छोड़ूं। बोला क्या घर वालों को आपने मैंने बोला कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है मुझे कुछ अलग करना चाहिए। बट 1 साल के बाद ही लगभग हो गया था कि मैं नहीं करने वाला हूँ ये जॉब,
बट तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले मतलब खुश नहीं थे इससे, बिल्कुल नहीं। चाहते थे जो तुम्हारा मन तुम करो, हम लोग तुमको नहीं बताएंगे, जो तुम्हारा मन है तुम करो। यही मेरे साथ हुआ था। मैं भी एक जॉब कर रहा था और मुझे छोड़ना था, कोई तैयारी नहीं हो रहा था। तो मैंने अलग ही दांव खेला था उस टाइम पे। मैंने बोला मैं आईएएस की तैयारी करूँगा, सब तैयार हो गए। यूपी बिहार में अगर पेरेंट्स से बोल दो ना कि मेरे को आईएएस बनना है, तो वो तुरंत ही बोलते हैं ठीक है करो, हम पैसे भी देने को तैयार हैं। तो मैंने अपनी जॉब ये बोल के छोड़ा और किया कुछ नहीं, मतलब मुझे तो कुछ अपना काम करना था, बट मुझे टाइम मिल गया। सो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अपने पेरेंट्स से झूठ बोलिए, बट एक बैलेंस चाहिए। अपने सपने हैं, आपको किसी तरह से उनको पूरा करना है तो उनको मनाइए, और अगर नहीं मानते हैं तो फिर एक डिसीजन तो लेना पड़ता है कि आपको छोड़ना है भाई। जैसे आपको वो उस काम में पसंद ही नहीं आ रहा है काम, वो तो कुछ नया करना ही है आपको। सर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि पेरेंट्स जो हैं वो फाइनेंशियली मुझको देख रहे थे, वो एक्चुअल सिनारियो में नहीं थे यहाँ पे। मैं तो मेंटली मैं क्या फील करता हूँ नहीं, और वो एक्चुअली आई थिंक है, गैप होगा भी, वो समझ भी नहीं पाएंगे हाँ, एक क्योंकि जनरेशन गैप भी बिल्कुल है जनरेशन और गैप है। एक्चुअली भी वो नहीं समझते थे। मतलब मेरे यहाँ के तो अधिकतर लोग एक्चुअली नहीं समझते, मतलब क्या काम कर रहा हूँ, ये भी Obviously, था थोड़ा एक। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो एसएससी की तैयारी आपकी कब शुरू हुई फिर? जून 2020 में मैंने सोचा कि एसएससी ही करते हैं अब। ठीक है, तो फिर क्या मोड था तैयारी का, और कहाँ से, दिल्ली में रह के तैयारी करी नहीं, आपने? नहीं, मैं तो होम टाउन चला गया, जॉब तो मैंने छोड़ दी थी, तो फिर यहाँ रहने का कोई तुक नहीं बनता था। फाइनेंस भी नहीं था कि खुद को, और ये भी मुझे लग गया था कि अगर तैयारी करनी है तो श्योर शॉट और एक शॉट में ही करनी है, कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। घर वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करूँ। तो फिर मैं घर ही चला गया था, क्योंकि घर पे रहने का नहीं देना था, आपको खाने का भी नहीं देना था, और यहाँ पे देना पड़ता था ये चीज़। तो आप बेतिया चले हाँ, गए, वहीं बेतिया से में आप? अपने होम टाउन चला गया, और ये भी मैं समझ गया कि घर पे भी पढ़ाई नहीं होगी। ठीक, क्योंकि वो लोग उस तरीके से मुझको नहीं ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इतनी अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी, इसको छोड़ के चला आया है यहाँ पे, इसको ये जॉब करनी चाहिए थी, कि और लोगों को तो यही जॉब नहीं हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी वो देखते हैं ना कि भाई हमारा बच्चा फाइनेंशियली स्टेबल रहे। अगर इसका ये डिसीजन गलत हो गया, उतने रिस्क टेकर्स नहीं है हमारे राइट। पेरेंट्स, उनको लगता है बच्चा स्टेबल रहे, वो बहुत ज़रूरी है। कम से कम फाइनेंशियल फाइट ना हो उसको। तो घर पे जब आप थे, आपने तैयारी शुरू करी, तो आपकी प्रिपरेशन का मोड क्या था? कैसे तैयारी शुरू करी? कोई कोचिंग वगैरह जॉइन करी आपने या सेल्फ स्टडी नहीं, नहीं, किया? मैंने सेल्फ स्टडी ही शुरू करा। बुक्स वगैरह जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जैसे कि क्लास नोट्स वगैरह हो गए किसी के, या जो वहाँ पे बुक्स थे जो रियडली मार्केट में अवेलेबल थे, मैंने ऑनलाइन नहीं डिलीवर कराया था, और वो बुक्स ले आए तो और उसकी ये पढ़ी। रिसर्च कैसे करी आपने कि कौन सी किताब पढ़नी है? हाँ, वो तो यही है ना, जो रामो टॉपर्स का जो उस टाइम भी शो आया करता था, 2017 वाला उस टाइम शो आया करता था, ठीक है? तो वहाँ से मैंने देखे थे बहुत सारे शोज़, और मैंने बहुत सारे टॉपर्स के वीडियोज़ देखे हैं। ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि, और मैंने सबके थोड़े-थोड़े पॉइंट्स छाँटे कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो मुझे करनी चाहिए और क्या-क्या नहीं करनी चाहिए। वो हो गए, या फिर बहुत सारे लोगों के स्ट्रैटेजी वीडियोज़ पड़े हुए थे। उस टाइम तो मुझको ये नहीं पता, अभी पता है कि वो रामो टॉपर्स शो था, बट अभी ये चीज़ नहीं पता थी मुझे उस टाइम पे, कि हाँ, ऐसा भी कुछ होता है। उस टाइम बहुत सारे लोग थे, शुभम जानी सर का भी आता था उस टाइम पे, तो उनके स्ट्रैटेजीज़ देखे। अभी बहुत सारे दूसरे टीचर्स भी रहे, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है। मतलब उस टाइम रैंडम गया, सर्च किया यूट्यूब पे कि एसएससी की तैयारी जो कैसे मिला करें, बिल्कुल वहाँ और से जो आप। मिला लेते गए, एक नोट्स बनाई कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और देखा कि कॉमन ट्रेड्स क्या हैं सारे वीडियोज़ में, क्या बोल रहे हैं, किससे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, वगैरह, वगैरह, वगैरह चीज़ें। अराउंड मैंने, मुझे लगता है 2-3 महीने मैं रोज़ ही कम से कम 1-2 वीडियोज़ देखता ही था। ये स्ट्रैटेजी या टॉपर्स क्या कह रहे हैं, या फिर और लोग क्या कह रहे हैं, या बहुत बार ये भी वीडियोज़ आते थे मैं फेल क्यों हो गया। क्लिक बेटिंग हो या कुछ भी हो, लेकिन वो देखना पड़ जाता था कि आखिर मैं भी देखूं कि मेरे अंदर तो कमियां नहीं है जो एक कहना चाह रहे हैं। एक एसएससी चूज़ करने का ये भी रीज़न था कि मुझे लगता था कि मैं मैथ्स कंपैरेटिवली बढ़िया कर सकता हूँ, क्योंकि मैं स्टैट्स फील्ड से था और मैथ्स भी मैंने पढ़ी मैथ्स हुई से थी। स्ट्रॉन्ग एरिया था आपका। हाँ, बट यहाँ पे उल्टा हो गया जब एक्चुअल में आया, तो मुझे लगा मेरा इंग्लिश ज़्यादा अच्छा है। आदर्श की जो बातें हैं, इसमें कुछ चीज़ें मुझे बहुत क्रुशियल लगी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने बोला कि इन्होंने टॉपर शोज़ देखे, काफ़ी रेमोवी टॉपर्स को भी देखा, और टॉपर्स को इन्होंने सुना, इसका मतलब ये नहीं किसी टॉपर की बात को ब्लाइंडली मान लिया। इन्होंने कई सारे टॉपर्स को देखा, कई सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस देखे, और इन्होंने एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। और ये कह रहे हैं कि इसको लगातार देख रहे थे, यानी आप अपनी स्ट्रैटेजी को लगातार रिवाइज भी कर रहे हैं कि अगर कोई फॉल्ट है तो उसको करेक्ट करते हैं, वो गलतियां हम ना करें जो कॉमन है। आई थिंक यही सब कारण है कि जो रेगुलर इवैल्यूएशन है आपका, कि कहीं कुछ गलत है तो उसको करेक्ट करें, और वो कारण है आपके मैंने रैंक 11 कोरा का। पे भी ब्लॉग्स पढ़े। जी बहुत जी। सारे लोग थे जो कोरा पे भी लिखते थे, फिर मैंने बाद में कोरा पे भी ब्लॉग्स पढ़ना शुरू करा कि वो क्या कर रहे हैं प्रिपरेशन के बारे में। अब सब्जेक्ट वाइज आते हैं, और बुक्स क्या रिसोर्सेज आपने यूज़ किए करके पूछता हूँ। जीएस में आपने क्या तैयारी करी? जीएस में मैंने वहीं जो सिंपल आता है कि यूट्यूब पे गया, कोई भी टॉपिक सर्च करा, उसकी प्लेलिस्ट आ जाती थी, या फिर किसी के चैनल को फॉलो करा, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया तो मुझे याद भी नहीं है, और कि क्या मैंने किन सारे टीचर्स को। एक चैनल था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते थे वेरियस एग्जाम्स के, और उसकी मैंने एक नोटबुक बना रखी थी, और मैं नोट करता था अपने हैंड राइटिंग में, और
बहुत माइन्यूट डिटेल्स अगर में। चैनल के कुछ नाम याद हैं तो आप बता सकते हैं। एक चैनल था टॉप ट्रेंडिंग जीके करके, वहाँ पे मैंने फॉलो करा था। और कुछ चैनल्स के मतलब इस पे क्या होता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते थे, जरूरी नहीं है कि इसके जैसे DSSB कहीं आ गए हैं या सीटेट कहीं आ गए, मतलब जहाँ कहीं भी जीके जीएस पूछी जा रही है और मुझे लगता था कि रेलेवेंट है या फिर आगे भी पूछा जा सकता है, तो वो चीज़ मैंने कर ली। प्रीवियस ईयर बुक थी पिनेकल की। थियरी कर रहे थे आप या खाली क्वेश्चंस के थ्रू तैयारी कर रहे थे फिर? क्वेश्चंस कर रहा था मैं, और जहाँ लगता था कि थियरी कम ही है, फिर मैं यूट्यूब पे गया, उस टॉपिक को सर्च करा और पढ़ लिया। जो भी मिला। हाँ, जैसे कि मान के चलते हैं पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं, तो गए पॉलिटी में आर्टिकल्स देखे, अब किसी ने 1 to 50 तक के बता रखे हैं, तो मैं गया, मैंने फिर देख लिया क्या है। हाँ, मैंने ऐसे एज सच कोई एक्रोनीम्स या फिर नमनिक्स वगैरह जीके जीएस के लिए मैंने एज सच कुछ यूज नहीं करा है। अगर होता भी तो मैं खुद के अपने बनाता था। मतलब जो बने बनाए हाँ, वो मुझे लगता था कि मैं अपना दिमाग पे खुद फोर्स कर रहा हूँ कि उस बंदे के जैसे सोचने के लिए, उस टीचर के जैसे सोचने के लिए मैं अपना खुद का ही क्यों ना कर लूँ। मतलब आप रटने का जो तरीका है या याद रखने का तरीका है वो खुद का क्रिएट कर रहे थे, कंटेंट देख रहे थे हाँ, आप। ये चीज़ था कि मैं सुबह में सबसे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जीके जीएस मेरा क्रूशियल पार्ट बनेगा, क्योंकि और सब मैं अच्छा कर लूँगा, तो सुबह जगते ही मैं जीके जीएस पढ़ता कोई था। किताब भी पढ़ी आपने जीएस में, कोई बुक? नहीं, बुक एज सच मैंने लूसेंट खरीदी थी, बट मुझे लगा कि इतना वास्ट करूँगा, उससे अच्छा मैं इधर 150 पे फोकस कर लेता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो पढ़ा आपने? हाँ, पिनेकल का मैंने खरीदा। सारा? हाँ, सारा ही, और बार-बार सारे रिवाइज। क्वेश्चंस? हाँ, बार-बार रिवाइज, बार-बार पढ़ा, और जो नए क्वेश्चंस आते जाते थे या फिर कहीं दूसरी जगह से पता चलती रहती थी, वो चीज़ें मैं नोट करते कितने मार्क्स आए थे आपके जीके सेक्शन में? मैंने CGL 20 में मैंने 17 क्वेश्चंस करे थे, 17 के 17 सही थे और मुझे 34 आए थे। वेरी गुड, हाँ, 100% एक्यूरेसी। मैंने करंट अफेयर्स के लिए SPD एक मैगजीन आती है, मेरे हिसाब से 60-70 रुपए की मैगजीन आती है, वो मैगजीन मैंने पढ़ी। स्पीडी। SPD, यस यस। ओके, अगला सब्जेक्ट जिसका नाम है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए मैंने कोई बुक फॉलो करी ही नहीं, मुझे लगता था कि रीजनिंग सबसे इजी चीज़ें हैं, तो मॉक्स के थ्रू और PYQs क्वेश्चंस जो है उसके थ्रू ही मैं करता था। और जैसे अगर कोई टॉपिक नहीं आता तो सीधा गया डाइस सर्च कर लिया या सिलोजिज्म सर्च कर लिया, और जो भी टीचर्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही टीचर को मैं फॉलो कर रहा हूँ, बार बार कभी कभी लेवल अप भी करना होता था। यहाँ सिलोजिज्म यहाँ से पढ़ लिया, किसी ने थोड़े बेसिक से पढ़ा रखा है, फिर आगे लेवल अप, कहीं बीच में फंस गए, फिर लेवल अप करके फिर किसी दूसरे टीचर से पढ़ लिया। तो बार बार वैसे देखा है, मतलब एक बार वीडियोज़ मैंने नहीं देखी होंगी रीजनिंग की, बार बार देखी होंगी कि इससे थोड़ा देख लिया, उससे देख लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। और जहां आपको प्रॉब्लम हो रही है उन चीज़ों को यूट्यूब से आप कर ले रहे हो, हाँ। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ, और जब मैं मॉक्स देता था तो उसके सॉल्यूशंस भी मिलते थे, तो मैंने मॉक्स के लिए भी एक नोटबुक बना रखी थी, जिसमें मैं क्वेश्चंस के साथ उसके सॉल्यूशंस को नोट करता था। आदर्श, आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन में किन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जैसे सर मैंने पहले ही बताया कि मैं होम टाउन में था, तो वहाँ प्लिंथ पैरामाउंट फॉर फाउंडेशन पर्पसेस, ग्रामर के बेसिक्स क्लियर करने के लिए मैंने यूज़ की। फिर बाद में मैंने यही सोचा कि इससे अच्छा होगा कि मैं एक ऑडियो विजुअल मोड लूँ, कि अगर घर पे जा भी रहे हैं तो वहाँ पे भी पढ़ाई हो सके, क्योंकि मैं बुक्स वगैरह लाइब्रेरी में छोड़ के चला जाता था। 6 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती थी, 8 बजे सुबह में खुलती थी। मतलब आप लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे? राइट सर। ओके। तो फिर मैंने वीडियोस देखने शुरू करे, तो मैंने रानी सिंह मैम के यूट्यूब वीडियोस, मैं यूट्यूब का स्टूडेंट हूँ उनका, यूट्यूब पे ही मैंने उनके सारे वीडियोस देखने शुरू करे, ग्रामर के हो या फिर जो प्रैक्टिस सेट्स भी आते थे, वहाँ से मैं इंग्लिश के कर लेता था। और एक चीज़ और थी, एक वोकैब 24 ऐप आता था, जहाँ पे आपको आर्टिकल्स मिलते थे डेली, द हिंदू के हो गए या फिर इंडियन एक्सप्रेस के हो गए, तो उसको मैं पढ़ता था, जिससे थोड़ी रीडिंग हैबिट आपकी बनी रहे, कोई नए वोकैब्स या फिर जो आपने ग्रामर पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे यूज़ हो भी रहा है कि नहीं, या फिर कुछ अलग ग्रामर तो नहीं आ रही है, तो पैसेज वगैरह क्लोसेस वगैरह में वहाँ से मुझको हेल्प मिलनी चाहिए। इंग्लिश में जो डिफरेंट एरियाज होते हैं, थोड़ा उसके बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे, कि जैसे ग्रामर है, राइट। तो ग्रामर में ढेर सारे रूल्स हैं। जैसे आप साइंस के स्टूडेंट रहे हो, तो साइंस का जो स्टूडेंट बहुत सारा लॉजिक पढ़ता है ना, कि ये होता है तो ऐसे होता है, वो होता है तो ऐसे होता है। ग्रामर में क्या है, नियम है, रूल्स हैं कि Right, sir. ऐसा होता है वैसा होता है, एक्सेप्शंस बहुत सारे होते हैं। तो Right. ग्रामर की ओवरऑल प्रिपरेशन कैसे हुई आपकी, कि आप उसमें कॉन्फिडेंट थे कि एग्जाम में कोई भी सवाल आएगा तो आप कर पाओगे? ग्रामर आप बुक से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे रिजिडली डिफाइंड रूल्स हैं, तो आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। ऐसा है तो वैसा है, आप ये नहीं पूछ सकते ऐसा क्यों है, क्योंकि हिस्टोरिकली वैसा चलते आ रहा है। लेकिन जब मैंने रीडिंग शुरू करा ना, तो इंट्यूशन आ जाती है पढ़ने के बाद कि इस पार्ट में ही एरर है। ठीक है, बाद में हालांकि मैं ये भी ढूंढ लेता था कि एरर किस कारण से है, लेकिन जो शुरू शुरू में वो फीलिंग्स आनी शुरू हो गई थी कि हाँ यहाँ पे ही एरर है, तो ग्रामर तो वहाँ से हो गया। या फिर अगर इंप्रूवमेंट कहीं क्वेश्चन आता था तो मैं चारों ऑप्शंस को पढ़ता था कि ये ऑप्शन बेस्ट सूटेड ऑप्शन कौन है, और मैं चारों को फिट करके वहाँ पे देखता था कि हाँ ये वाला है, ये वाला है, ये वाला नहीं है। तो रीडिंग मैंने बहुत करी है, अराउंड मैंने अगर देखा तो 6-7 महीने मैंने रोज़ ही कम से कम 2 आर्टिकल्स पढ़े हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के। और मैं ऑनलाइन ही पढ़ता था, कि कोई मैं न्यूज़पेपर खरीदता नहीं था, फिजिकल वाली जो न्यूज़पेपर्स आती हैं तो मैं खरीदता नहीं, तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ता था। वोकैबुलरी में जैसे आपने कैसे अपना बेस बनाया?
कुछ वो कैब फ्लिंथू पारामाउंट में दी हुई थी वो थी, कुछ वो कैब यूट्यूब पे रानी मैम के, और जो आर्टिकल्स में वो कैब आती थी ना उसके लिए मैंने एक सेपरेट नोटबुक रखा हुआ था और उसमें मैं नोट करता था। और जो ऐप है ना वहाँ पे क्या होता है कि अगर उस पर्टिकुलर वर्ड पे आप टच करते हो तो उसका वो मीनिंग देता है इंग्लिश और हिंदी दोनों में। आदर्श, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि वोकैबुलरी में जैसे आपने बोला आपके पास नोटबुक थी उसमें आप लिखते थे, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, वर्ड्स को नोट करना, फिर उसकी मीनिंग देखना, फिर उसको लिखना, देन उसको सेंटेंस यूसेस वगैरह करना या कुछ तरीके से इसको याद रखना। एवरी वर्ड टेक्स लॉट ऑफ टाइम अगर आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हो। आपको क्या लगता है कि ये जो एक्सरसाइज आपकी थी कि वर्ड्स को लिखना, उनको याद करना, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार में बताओ कैसे आपने किया और क्या वो आपका प्रोसेस वर्थ था अगर हम उसको टाइम से कंपेयर करें कि टाइम भी जाता है इस चीज़ में, ठीक है? जब सर शुरू में प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो एक्चुअली आइडिया नहीं होता है क्या करना, तो बाद में इम्प्रोवाइज़ करते जाते हैं चीज़ों को। बट मुझे याद है कि मैंने 3 महीने लगातार 90 डेज़ मैंने लिखे प्रॉपर, कि हाँ वर्ड लिखी, उसके स्पेलिंग लिखी, उसके बगल में उसका मीनिंग लिखा। और धीरे-धीरे पर जब एक बेसिक वोकैब्युलरी आप मेरा रेडी हो गया, ठीक है, तो फिर मैंने आगे वाले वोकैब्युलरीज़ के लिए लिखना छोड़ दिया। ओके, फिर आप हाँ, मैंने बीच में नॉर्मन लेविस की भी बुक खरीद ली थी बाद में चल के, तो फिर मैंने उसको भी पढ़ी। ओके पूरा कंप्लीट किया हाँ, उसको? मैंने पूरा 2 बार कंप्लीट किया नॉर्मन लेविस। वो बुक बड़ा इंटरैक्टिव और बड़ी और शानदार किताब है। इंटरैक्टिव है, लेकिन एक टाइम पे ना आपको लगता है बहुत बोरिंग हो जा रहा है, मैंने नहीं कर पाया था क्योंकि पूरा उसको। आपको केवल वर्ड्स 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 ऐसे दिखते हैं। बट मुझे ये लग रहा था कि फ्रूटफुल होगा, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे बोल रहे थे या फिर जो दूसरे टॉपर्स थे कि आप एक बार देखो नॉर्मन लेविस को, वहाँ से आपको सोचने की शक्ति आपको मिलेगी। कोई भी वर्ड आपके ज़हन में आता है तो आप एक गेस कर पाओगे मीनिंग कि ये किधर जाने की कोशिश कर रहा है वर्ड मीनिंग। तो वहाँ से थोड़ी-थोड़ी मुझे हेल्प मिली वोकैब के लिए। इंग्लिश में बाकी जो एरियाज़ हैं लाइक पैराजम्बल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, इन सब की तैयारी कैसे? मुझे लगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मेरा क्लोज टेस्ट भी कवर हो रहा था और ग्रामर मैंने इधर ठीक कर रहा ही था। तो क्लोज टेस्ट में या तो वोकैब पूछे जाएंगे या फिर आपको ग्रामर बेस पूछे जाएंगे। तो मैं वोकैब वगैरह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं जो रीडिंग आर्टिकल्स करता था उससे हेल्प मिल जाती थी मुझको, और ये पैसेज वगैरह की भी उससे ही हेल्प मिल जाती, क्योंकि मैं क्विकली पढ़ लेता था, समझ भी लेता था, आगे क्वेश्चंस भी मैं कर पाता था। अच्छा, इंग्लिश की तैयारी में आपको क्या लगता है कोई नया एस्पिरेंट है, मान लिया उसने एसएससी की तैयारी भी जस्ट शुरू करी और इंग्लिश में बहुत अच्छा नहीं है, राइट। तो आइडियली कितने टाइम में आपको लगता है कि वो इंग्लिश में एक्सपर्ट बन सकता है? एक्सपर्ट नॉट इन द सेंस ऑफ कि भाषा का एक्सपर्ट बनना तो इम्पॉसिबल है एक तरह से, वो तो बहुत लंबा काम है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपर्ट मतलब कि वो बहुत अच्छे नंबर लेके आए, जैसे 90% मार्क तो उसके आ ही जाएँ एग्जाम में। तो अभी मैं जैसे बोलूँ तो मैं ऐसा टारगेट रखता था कि ग्रामर का एक टॉपिक एक दिन में कंप्लीट करना है, ठीक? ये टारगेट था मेरा, ठीक? तो अराउंड मैं इस हिसाब से बोलूँ तो 1 महीने में ग्रामर के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। कितने घंटे देते थे आप पर डे? अराउंड 3 घंटे के आसपास ठीक है, 3 घंटे ग्रामर पर के डे, बेस, हाँ 1 महीने में ग्रामर खत्म। बेसिक्स, यस ठीक है। यस। मतलब पहले रूल्स पढ़ लिया, उस पे कुछ 50-100 क्वेश्चंस कर लिए ऐसे वाले। प्रो नहीं बनोगे आप एक बार में, फिर जब दूसरी बार पढ़ने जाओगे तो 15-20 दिन में आप दोबारा पढ़ लोगे, और जब तीसरी बार पढ़ने जाओगे तो 8-10 दिन में खत्म हो जाएगी। तो इस हिसाब से मैं देखूँ तो 2 महीने हो, और रीडिंग तो आपकी कंटिन्यूअस चलनी चाहिए। आप जितना रीड कर सको उतना रीड करो। रीडिंग में क्या रिकमेंड करोगे आप लोगों को? मैं तो यही बोलता हूँ कि आप डाइवर्सिफाइड फील्ड्स की चीज़ें पढ़ो। ये नहीं कि आप स्पोर्ट्स पढ़ रहे हो तो बार-बार स्पोर्ट्स ही पढ़ रहे हो, या फिर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो एडिटोरियल ही पढ़ रहे हो। आप अलग-अलग चीज़ें डेवलप करो, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कुछ भी आ सकता है। और उससे क्या होगा कि आपको वाइड पर्सपेक्टिव मिलेगा और वाइड वोकैब्युलरी भी मिलेगी। जैसे स्ट्रैंगल्ड भी एक वर्ड है, तो आपको पता है कि मर्डर वगैरह होता है तो स्ट्रैंगल्ड वर्ड यूज़ होता है। स्ट्रैंगुलेशन वहीं से बना यस हुआ यस है, यस यस। राइट? तो वो वहाँ पे आपको मिल गया तो वो भी पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ। अब एडिटोरियल में भी जो भारी भरकम शब्द आते हैं, ठीक है, डेकोरम वगैरह हो गया, जो कुछ भी है, ठीक है, तो वहाँ से भी आप पढ़ो। तो ऐसे एक्स ऑर्बिटेंट वाले भी वर्ड्स आ गए कि बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट वगैरह ये सब है, तो ये इकोनॉमिक्स अफेयर्स वगैरह में आ गए। तो आप अलग-अलग चीज़ें पढ़ोगे तो आपका दिमाग भी चलना शुरू होगा। और एक चीज़ और रहती है कि आप रीडिंग करते हो तो थोड़ी बहुत आपकी करंट अफेयर्स में भी एक झलक मिल जाती है, आपको ग्लांस रहता है कि हाँ, ऐसे चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल, थोड़ा जीके में भी हेल्प मिल जाएगी आपको। राइट सर। एक सवाल और कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने इंग्लिश में सारे सॉल्व किए? हाँ, सारे सॉल्व। सारे मल्टीपल रिवीजन? राइट सर। रिवीजन स्ट्रेटजी क्या थी आपकी इंग्लिश में? मैं सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए रिवीजन स्ट्रेटजी एक ही रखता था एक्सेप्ट मैथ्स। मैं उसमें बाद में आता हूँ कि पहले अटेम्प्ट में आपने क्वेश्चंस देखे जितने भी हैं पीवाई की, उसके जो क्वेश्चंस फर्स्ट गो में आपसे नहीं हुए उसको टिक कर लिया वहीं पे, एक स्टार मार्क कर दिया या नीचे डॉट कर दी, एक लाइन खींच दी कि हाँ इसमें फर्स्ट गो में नहीं हुआ है, क्योंकि यही क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में आपको दोबारा परेशान करेंगे। क्योंकि जो फर्स्ट गो में हो गया है तो रिलेटिवली चांसेस हायर हैं कि आप एग्जाम में उसको कर लोगे। तो मैं जब रिवीजन करने आता था मैं उन्हीं सारे क्वेश्चंस को देखता था, नहीं कि फिर मैं सारा बुक कवर कर रहा हूँ। और फिर मैं दूसरी बार में भी देखता कि दूसरी बार में भी नहीं हुआ, मुझे क्लिक नहीं किया, तो उसके नीचे एक और लाइन, तो जिस क्वेश्चन नीचे 2 लाइन मतलब कि 2 बार मुझसे नहीं हुआ है लगातार। तो वैसे ही अब लास्ट के अगर डेज में मैं देखूँ 10 दिन या
12 दिन बाकी हैं, तो उसमें देखता था कि मल्टीपल टाइम्स किसके नीचे लाइन खींची हुई है, किसी के अंदर 4 बार या 5 बार खींची हुई है, इसका मतलब कि ये मुझसे पक्का है कि एग्जाम में होगा नहीं है, तो अभी इसको देख के जाना है 1-2 दिन पहले भी। तो ऐसे क्वेश्चंस छोटे हो जाते, 1-2% क्वेश्चन ही होते थे जो नहीं हो पाते थे, तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन इसी तरीके से चलता था। और बाकी ये हुआ कि कंसेप्ट्स वगैरह हैं, तो जो क्वेश्चन नहीं होता था मैं पार्टिकुलरली उसी कंसेप्ट को देखता था। अगर मेंसुरेशन में मैं अगर समाउ प्रिज्म का मुझको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है या फिर मैं उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, तो मैं प्रिज्म को ही देखूंगा, ये नहीं कि पिरामिड भी देख लिया, प्रिज्म देख लिया, पूरा 3D ही देखने लग गया। तो ऐसा लगता है मेरा टाइम खराब हो रहा है, उतना टाइम भी नहीं होता है और सारी चीज़ें भी मैनेज करनी होती हैं। ये बहुत बढ़िया पॉइंट इन्होंने किया है कि जो आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी है उसको बहुत क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन डजंट मीन कि आप पूरे टॉपिक को फिर से बार बार पढ़ते रहो। राइट सर। जहाँ प्रॉब्लम है उसको देखो, टाइम भी बचेगा और नई चीज़ें पढ़ने का भी वक्त रहेगा। अब मैथ्स पे आते हैं। तो मैथ्स में आपने तैयारी में जब आपने तैयारी स्टार्ट करी तो किन रिसोर्सेज का यूज़ किया, कैसे आपने मैथ्स कवर किया? पहले थोड़ा सा मैथ्स की स्ट्रेटजी को, रिसोर्सेज और जो कुछ भी किया उसके बारे में तो विस्तार में सर बताइए। टॉपर्स के स्ट्रेटजी से मुझे पता चल गया था कि केवल बेसिक से जो एक्स वैल्यूज़ पुट करके या फिर जो हम लोग 10th तक पढ़ते आ रहे हैं, उससे आप टाइम या फिर स्पीड अपनी नहीं बढ़ा सकते हो कि गिवन टाइम में आपको 2 आवर्स में 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो रेस्पेक्टिवली है नहीं कि आप कर पाओ। तो आपको बेसिक्स भी आनी चाहिए और साथ ही साथ आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं या शॉर्ट मेथड्स है वो भी आने चाहिए। एक प्रोपोर्शन बना रहना चाहिए कि अगर आप कहीं पे क्लिक नहीं हुआ आपका शॉर्ट ट्रिक्स, तो आप बेसिक्स से भी यूज़ कर लो अगर टाइम आपको दिया जाए। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो फिर मैंने बेसिक्स तो मुझे लगभग थोड़ी बहुत याद थी चीज़ें, उसको फिर मैंने रिफ्रेश करा 1-2 महीने में कि कैसे-कैसे करना है, एक ऊपरी सतही कि हाँ, कैसे-कैसे चीज़ें चल रही हैं, ज्योमेट्री वगैरह फार्मूलेज वगैरह देख लिए कि थोड़ा बहुत मैं बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी याद आ रही थी। तो फिर मैंने क्लास नोट्स खरीदे और फिर क्लास नोट्स से मैंने पढ़ना शुरू करा जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स दे रखे थे। फिर क्लास नोट्स मैंने एक बार कर लिया, क्लास नोट्स कौन सा लिया था आपने? राकेश यादव सर के क्लास ओके, नोट्स, क्योंकि उस जी। टाइम वही अवेलेबल नहीं थे मार्केट जी में। जी। हाँ, तो राकेश यादव सर के क्लास नोट्स लिए और वो क्लास नोट्स सारे करे। फिर ये होता है ना कि अंदर आपको ये लगता है कि क्या पता मैं अगर टीचर से कोई कोर्स नहीं ले रहा हूँ, तो मेरा नहीं होगा या होगा, ठीक? तो अंदर रहता है क्वेश्चन, डाउट हमेशा रहता है, सेल्फ डाउट कि अगर खुद करें तो होगा या नहीं होगा। तो इसमें मैंने आदित्य रंजन सर का कोर्स ले लिया, ठीक? हालाँकि उसमें मैंने 2-3 चैप्टर्स करे, बट ऐसा होता है ना कि सारा ही जाके डिटेल्ड जाके करना। फिर मुझे लगा कि नहीं, वहाँ पे वीडियोज़ देखने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा पीवाईक्यूज़ क्वेश्चंस करें, क्योंकि ये टॉपर्स के जो स्ट्रेटजीज़ है वहाँ से मुझे पता चल गया था कि पीवाईक्यू ही आना है और अगर नया क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है तो उस इंस्टेंट पे आपको क्लिक हो और आप उसको सॉल्व कर पाओ, वो भी सही तरीके से, उसके चांसेस रेयर हैं। उससे अच्छा है कि जहाँ पे गेम आपको कंपटीशन वाली जो गेम है वहाँ पे अप कर लो और नए क्वेश्चंस के 2-4-5 भी कर लिए तो आपकी जॉब हो जाएगी। हाँ, मैंने तो पहले भी नहीं सोचा कि मैं टॉपर बनूंगा, लेकिन मुझे लग गया था कि कैसे आप एक जॉब ले सकते हो। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि जॉब कैसे लें, तो ऐसे मैंने कोशिश करी। फिर मैंने बाद में यूट्यूब पे आया, यूट्यूब पे फिर मैंने पवन राव सर के वीडियोज़ देखे। फिर डीआई आ गया, डीआई परेशान करने लगा बीच में, क्योंकि वो तो 10th तक पढ़ाई नहीं जाती है आपको चीज़ें। हालांकि मेरा बैकग्राउंड स्टैट से था तो थोड़ा रेस्पेक्टिवली ईजियर था, बट उसको भी क्विकली कैसे करना है, कहाँ पे डेटा का यूज़ करना है, कहाँ पे आपको रिलेटेड डेटा का केवल यूज़ कर लेना है, तो ये सब चीज़ें जैसे मैंने आपके चैनल पे आया तो आपकी कैलकुलेशन सीरीज चल रही थी उस टाइम पे कि आर्ट ऑफ कैलकुलेशन। राइट सर, कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स में अगर थोड़े इसको इंक्रीज करा जाए, अप्रॉक्स कैलकुलेशंस में बोलूँगा, नॉट एग्जैक्ट, कि जहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हो हाँ ये वाला आंसर हो सकता है अगर बहुत सारे ऑप्शंस में गैप हो तो वहाँ से मैंने आपको वो चीज़ें सीखी। ठीक, उसके बाद से फिर पीवाईक्यूज़ में जब करते गया तो वहाँ से भी थोड़ा थोड़ा दिमाग आपका चलना शुरू होता है कि ये वाला स्टेप्स मैं स्किप कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे 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 आगे करते करते चले गए और फिर पीवाईक्यूज़ फिर मैंने मल्टीपल अराउंड, मुझे लगता है 6-7 बार मैंने पीवाईक्यूज़ बनाए होंगे। अप्रॉक्सीमेशन वगैरह जो आपने आर्ट सीखी कैलकुलेशन में, कुछ फ़ायदा हुआ इसका? हाँ, बिल्कुल हुआ। अभी भी होता है और मैं अभी गाइड भी किसी बच्चे को पूछता हूँ तो मैं भी यही बोलता हूँ कि ब्लाइंडली नहीं करना है कि लास्ट स्टेप तक आप कैलकुलेट करो। आपको जहाँ ही अंदाज़ा लग गया कि इधर जा रहा है इसका आंसर तो हो गया। अगर आपको लग रहा है कि हाँ पॉजिटिव नंबर से इसका आंसर होएगा या फिर आपको दिख रहा है कि पूरा का पूरा कटने वाला नंबर्स नहीं है, तो आप देखो कि अप्रॉक्सीमेशंस कहाँ पे हो रही हैं या कहाँ पे नहीं हो रही मतलब हैं। ऑप्शंस, मेरा भी यही मानना है कि ऑप्शंस जो है क्वेश्चंस का दायरा सेट करते हैं, कितना राइट सर, करना है। राइट तो सर। हमेशा ऑप्शंस को देख के ही अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करो। एक बार देख लो ऑप्शंस, नज़र घुमा लो कि क्या है। वो बिल्कुल, तो है ही कि क्वेश्चन पढ़िए, आप ऑप्शन ऑप्शन पढ़िए और पढ़िए। फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, ठीक, बिल्कुल। और आंसर टिक करने से पहले भी एक बार क्वेश्चन पढ़िए कि आपने रेडियस पूछा है, डायमीटर तो नहीं कर दिया। दैट्स क्योंकि क्या इम्पोर्टेंट। होता है कि आप कैलकुलेट करते जाते हो तो फॉर्मूले में रेडियस है। मैथ्स में बहुत कॉमन एरर है कि लोग निकालना कुछ और होता है, निकालते कुछ और हैं और लगा देते हैं जल्दी में। जैसे वो रेडियस राइट सर। डायमीटर वाला केस होता है, निकालना डायमीटर रेडियस लगा दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि क्या निकालना है, ये क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि नंबर वही देगा। राइट सर। तो जो रीडिंग का तरीका क्वेश्चन में रिकमेंड करता हूँ ये है कि गेट स्लोअर व्हेन यू आर रीडिंग व्हाट इज़ टू बी कैलकुलेटेड, क्योंकि वही नंबर देगा। कुछ भी निकालो, अगर वो लगाए नहीं तो आंसर कहाँ से मिलेगा।
ये बहुत कॉमन सिली मिस्टेक्स है, आप भी इसको यूज़ करिए कि क्वेश्चन पढ़िए तेज़ी से, लेकिन क्या निकालना है उसको थोड़ा गहराई से पढ़िए, थोड़ा फोकस के साथ पढ़िए, अपने आप को मैसेज दीजिए कि ये निकालना है। तो इस तरह की मिस्टेक्स कम हो जाती हैं। ओके, बाकी मैथ्स में कुछ और बताइए बच्चों के लिए, मैथ्स बहुत डरते हैं बच्चे मैथ्स के। यस सर। मैंने मैथ्स में काफ़ी मतलब ऐसा होता है ना कि मुझे लगा कि मेरा इंग्लिश जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और मुझे मैथ्स को इम्प्रूव करना है। हालांकि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें लगता है मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, तो मेरे साथ थोड़ा रिवर्स सिनारियो था। तो मैथ्स में मुझे लगता है कि आप एक बार में ऐसा नहीं सोच सकते कि एक बार में ही सारा ही मैथ्स आप बहुत प्रो ही हो जाओ। आपको बार बार लेवल्स पे काम करने होंगे। एक लेवल आप, जैसे कि आप ऑप्शंस वाली ही बात हुई, तो मैंने जैसे अगर फर्स्ट टाइम करा तो मेरा ध्यान जाता था कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। जब सेकंड टाइम में गया तो मुझे लगा कि ऑप्शंस भी देखने हैं। थर्ड टाइम में जब गया, मतलब रिवीजन शेड्यूल्स में, थर्ड टाइम में गया तो मुझे लगा कि ऑप्शंस पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन के साथ मैच करके देखते हैं क्या ऑप्शंस में हो सकते हैं कि नहीं, मैच भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे होगा, मतलब आपको मल्टीपल स्टेजेस पे लर्निंग आपकी जानी चाहिए। आप ये सोच रहे एक बार कर लिया किसी से कोर्स, या फिर आप खुद से ही पढ़ लिया वहाँ पर रुक गए, तो आपको स्पीड वो नहीं बनेगी। और आपको स्ट्रैटेजीज अलग अलग बिट्स में रखनी है। आपको बेसिक्स आनी चाहिए, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए, आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी आनी चाहिए, और आपको एक्चुअल कंसेप्ट्स जो यूज हो रहे हैं क्वेश्चंस में, या फिर जो उसकी बिल्कुल बेसिक्स है, धरातल से ही, सरफेस से, वो भी आपको आनी चाहिए अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो। राइट। मैथ्स में नोट्स कैसे बनाने चाहिए? बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चंस नोट करें, सॉल्यूशन नोट करें, या कैसे नोट्स बनाएं? आप शुरुआती दौर पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में दिमाग जो है उतना नहीं कैप्चर करवाता है, तो अगर फर्स्ट गो में जा रहे हो तो धीरे जा रहे हो तो आप क्वेश्चंस भी नोट करो और उसके सॉल्यूशंस भी नोट करो। ठीक, मैं आगे आऊँगा तो मैं बताऊँगा कि एक डायरी ऑफ मिस्टेक्स कैसे बनाया, जो मैंने करी थी वो बहुत उसने हेल्प करी थी। तो क्वेश्चंस नोट करा, आंसर्स नोट करा। तो आंसर्स में केवल आंसर्स नहीं नोट करना है आपको ये देखना है कि आपने क्या सोचा था जो आंसर में नहीं है, या आंसर में क्या ज़्यादा है या क्या कम है, और उसको भी लिखो। जैसे मैंने, क्या होता था कि कोई क्वेश्चन आ गया जहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा कि x + y का होल क्यूब लगना है, बट वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 3x² है और 3y² x है वहाँ पे। ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में है कहीं ना कहीं, और उसमें कुछ प्लस माइनस करके मुझे यहाँ पे लाना है। तो मैं उस चीज़ को नोट करता था कि मैंने ये चीज़ें नहीं देखी कि 3 मुझे दिख रहा था, या 3 का मल्टीपल दिख रहा था मुझे, और एक का कोफिशिएंट स्क्वायर में था, एक का कोफिशिएंट सिंगल पावर में था। तो ये चीज़ें मैं वहाँ पे लिखता था कि ये मुझे देखना है अगली बार जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो। या फिर कभी कभी क्या होता था कि आप रूट्स निकाल रहे हो, आंसर में पॉजिटिव भी है, माइनस भी है, और लिमिट में दे रखा है x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक, और आपको पहले ही लग गया, आपने पहले ही निकाला, माइनस आया, माइनस को टिक कर लिया, वहाँ पे आपने देखा नहीं लिमिट्स, और हो गया गड़बड़ वो चीज़। तो वो चीज़ें मैं फिर लिखता था कि आदर्श आपने नोट नहीं देखा, आपने लिमिट नहीं देखा इस क्वेश्चन में, वो भी लिखता था, सॉल्यूशंस भी लिखता था। इससे क्या होता था कि मैं रिवीजन जब करने आता था तो एक्चुअली मैं मेंटालिटी मैं देखना चाहता था कि मैं क्वेश्चन जब पढ़ रहा हूँ तो मेरी मेंटालिटी क्या हो रही है इस क्वेश्चन को देख के। ये बहुत बढ़िया पॉइंट इन्होंने बोला, और यहाँ पर मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि हमारा माइंड काम ही ऐसे करता है कि हमेशा एक पैटर्न में काम करता है। Right. आपकी एरर्स में पैटर्न होता है, आपके बिहेवियर में एक पैटर्न होता है, आपके रिएक्शन में एक पैटर्न होता है। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं सोच पा रहे हैं, मतलब आपका जो पैटर्न है वो उसको ना सोचना है। Right. तो जब आप इस चीज़ को लिख के मैसेज देते हो ना खुद को, तो कहते हैं ना, जब आप कुछ भी लिखते हो ना तो वो चीज़ मेमोरी में थोड़ा स्ट्रांगली जाती है, वो मैसेज पावरफुल होता है कि ये हमने नहीं सोचा, ये सोचना था। और नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसी सिचुएशन में आते हो तो आपका दिमाग इस एक्सपीरियंस की वजह से बेहतर रिएक्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको कॉन्शियसली आप नोट कर रहे हैं एक जगह, और जिससे वो प्रोसेस आपके अंदर सेट हो रहा है कि अगली बार आप ऐसा नहीं करोगे। और ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है। फार्मूला की लिस्ट वगैरह भी बनाई थी मैथ्स में आपने? हाँ, मैंने फार्मूला के लिए अलग नोटबुक बनाई थी। एक चीज़ मैं सर और ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि एक मैं हमेशा भूल जा रहा था ये कि इफ नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक, तो आप एक जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसको आप कुछ भी मान सकते हो, गिवन लिमिट्स क्या है। तो इस चीज़ को मैंने लिख लिया था, और जब भी मॉक देने जाता तो मैं पहले याद कर लेता कब था। पता चला आपको पहली बार? मुझे ऐसे याद नहीं है कि कहाँ से पता चला ये चीज़, बट धीरे धीरे मुझे ऐसे आ गया, क्योंकि फर्स्ट गो में मुझे नहीं पता था कि ऐसे चीज़ें हैं, पर सेकंड गो में पता चला। फिर मैंने ट्रिगो के भी लिख लिया था कि आप देख लो कि लिमिट्स क्या है, डिनोमिनेटर्स में जीरोज या इन्फिनिटीज बन रहे हैं कि नहीं, तब आपको वैल्यू पुट करनी है। और आपको जब सीधा सीधा दिख रहा है कि हाँ ये सॉल्व किया जा सकता है, तो आप बेसिक से ही जाओ। तो ये सब चीज़ें मैंने लिखनी शुरू करी। अभी मेरे पास क्या होता था कि मैं एक नोटबुक रखता था, उसमें मैं अपना साइकोलॉजी भी लिखता था। जैसे मैं मॉक देने गया तो मॉक से पहले मैं क्या फील कर रहा हूँ, मुझे कौन से क्वेश्चन देख के मुझे फियर आए, वो मैं लिखता था। कि ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन लगातार पढ़ा ना, और एक क्वेश्चन ऐसे ट्रायंगल वाला था तो मुझसे नहीं हो पाया था। तो जब अगली मॉक देने जाता तो ऐसे हर मॉक के लिए मैं लिखता था, वो केवल अपनी फीलिंग्स कि मैं ये ऑप्शन नहीं देख पाया था, मुझे रेडियस पूछ रहा था, मैंने डायमीटर को टिक कर दिया था। ये चीज़ें, सॉल्यूशंस नहीं लिखी मैंने उसमें, जो चीज़ें मैंने गलतियां करी उसको लिखी। बहुत अच्छी बात है, खुद को जान लेना ही सबसे मतलब बड़ा सुधार है। इंट्रोस्पेक्शन मैं आपको टाइप्स। बता रहा हूँ, बात बोलिए था कि इफ़ यू नो योरसेल्फ फुल्ली
तो जो करेक्शन प्रोसेस है वो अपने आप सेट होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसको लिख रहे हो, बता रहे हो, अपने आप को मैसेज दे रहे हो। मुझे बहुत अच्छा और यूनिक लगा ये चीज़। एक और सवाल पूछना है मुझे। मैं मैथ्स में कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। ओके सर, सवाल नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है। आपने बहुत दिन से रिवीजन भी नहीं किया होगा। तो मैं मैथ्स के सवाल नहीं पूछूंगा, बट कुछ ऐसा पूछूंगा जिसका आप आंसर तुरंत दे पाओगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन है कि मैथ्स में आपको टेबल्स कितने तक याद थी? 20 तक के याद थे, 21, 23, 27, 29, 31। ये भी टेबल आपने याद करी है, Yes. ठीक है? क्यूब उसके कितने? रीजन्स भी हैं कि क्यों मैंने करे थे। क्यूब्स? क्यूब्स मैंने याद करे थे 15 तक, स्क्वायर्स 20 तक के, स्क्वायर्स 20 और तक उसके आगे के मैंने फिर शॉर्टकट्स याद कर लिए थे कैसे करना है। रेसिप्रोकल्स रेसिप्रोकल्स है जी, 1/5, 1/6। अच्छा ये वाले, हाँ तो जो स्टैंडर्ड है वही 1 मतलब 1/40 तक के मैंने ऐसे याद करे थे। बट बीच बीच में जो 5 के मल्टीपल्स हैं या 2 के मल्टीपल्स है उसमें, जैसे अगर 1/23 पूछोगे तो मुझे नहीं पता स्क्वायर रूट्स? है। स्क्वायर रूट्स मैंने 2 के याद करे थे, 3 के याद करे थे और 10 के याद करे थे। 2, 3, 10। हाँ 2, 3, 10, क्यूब रूट्स? क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट का शॉर्टकट पढ़ लिया था ना। क्यूब रूट्स? क्यूब रूट्स मैंने किसी के नहीं याद करे थे। राइट। मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई स्पेशल प्रैक्टिस? मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 डिजिट नंबर्स के लिए मैं यूज़ करता था वो जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड आता है ना, कि पहले यूनिट डिजिट्स को करा, फिर पहले वाले के यूनिट से दूसरे वाले के 10th डिजिट को, फिर दूसरे वाले के 10th डिजिट को यूनिट्स ऐसे करा, और मैं ब्रेक करके करता था। जैसे आप मुझसे पूछोगे कि 123 इंटू 23 करके दिखाओ, तो मैं करूँगा 23 इंटू 100, तो ये जाएगा 2300, फिर करूँगा 23 इंटू 23 529, और फिर दोनों को ऐड करूँगा मन में। दैट इज द बेस्ट वे आई थिंक, क्योंकि ये दिमाग में करने के लिए बहुत सूटेबल अप्रोच है। हाँ मैं ऐसा ही करता था। हाँ। कोई भी अगर 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट करोगे आप, और मुझे अगर याद है ऐसे, अब जब 15 इंटू 12 कर दिया 180 मुझे याद है, नहीं याद है तो मैं वो शॉर्ट ट्रिक यूज़ करूँगा। बट अगर 3 डिजिट 4 डिजिट में जाओगे तो मैं उसको प्लेस वैल्यू चार्ट जैसे होती है, उसको मैं पहले 2 डिजिट पे लाऊंगा, उसको कैसे कैसे खींच के। वैदिक मैथ्स वगैरह वगैरह कुछ? नहीं वैदिक मैथ्स Try एज करिए सच नहीं करा, ठीक, बट मैंने अप्रोक्सीमेशंस वगैरह सीखे कि अगर डिनोमिनेटर को अगर बढ़ाया जाता है तो कितना फ़र्क पड़ता है ऊपर में, ठीक है, या फिर अगर न्यूमरेटर को बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, या फिर अगर परसेंटेज पूछोगे तो आप मुझसे पूछोगे 49% अब करके दिखाओ, या 47 कर लिया, तो मैं उसका 40 निकालूंगा, 5 निकालूंगा, फिर 2 निकालूंगा। देखिए आदर्श के अप्रोच से मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ, और मेरा भी यही मानना है कैलकुलेशन में आप वैदिक मैथ्स मत सीखो। अप्रॉक्सीमेशन ज़्यादा फ्रूटफुल अप्रोच है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैदिक मैथ्स है अपने आप में रिसर्च और बहुत अच्छी चीज़ है कि आप उसको सीखो, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में वो सारी चीज़ें आप नहीं लगा सकते हो, राइट सर। ठीक है? वही चीज़ आप सीखो जो आप लगा सकते हो, एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा सा अपने आप को लिमिट में रखिए। कैलकुलेशन में ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्या जाएगा। एक चीज़ और मेरा आपसे प्रश्न है, क्योंकि नया जो पैटर्न अभी एसएससी का आया है उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस हैं। मेंस में 4 सब्जेक्ट आ गए हैं। आपके हिसाब से, जैसे आपसे बच्चे पूछते होंगे राइट कि सर नया पैटर्न है तो क्या करोगे अब आप, क्या करें हम? तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है नए पैटर्न को लेके? आप क्या सोचते हो? पता तो अभी एग्जैक्टली किसी को कुछ नहीं है कि किस तरह के सवाल आएंगे, बट फिर भी आपका नज़रिया क्या है? सर सवाल जो भी आएंगे वो सबके लिए कॉमन होंगे, हम्म, तो रेस तो सेम ही है सबके लिए, तो उसको सोचना ही नहीं है। ये सोचना है कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कहाँ हो सकता है, या फिर आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादा आउटपुट कहाँ पे आ रहा है। तो जैसे कि सबको ही पता है कि जीके जीएस कितना भी पढ़ लो, थोड़ा वोलेटाइल सेक्शन है वो, तो वहाँ पे ये नहीं कह सकते हो कि मैंने इतना सारा जीके जीएस पढ़ लिया है तो इतने मार्क्स मेरे आ ही जाएंगे। तो आपको फोकस करनी है मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग पे। अभी भी खेल इसी का है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग का ही। हाँ आपको टॉपर बनना है तो जीके जीएस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, लेकिन अगर आपको कोई जॉब लेनी है तो फर्स्ट आप यही सोचते हो कि जॉब लेनी है। टॉपर बनना एक बात की प्रोसेस है, ठीक है, धीरे धीरे आप फिल्टर होते जाते हैं और चीज़ें आगे निकलती जाती हैं। तो अभी भी यही चीज़ों का प्रोसेस है, लेकिन अभी जैसे आया है 390 मार्क्स का, तो मुझे लग रहा है कि इंग्लिश अब बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करेगा, देन मैथ्स एंड देन रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग भी अभी पता नहीं चल रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। बट मैथ्स इज मैथ्स, इंग्लिश इज इंग्लिश, इंग्लिश के रूल्स नहीं बदल जाएंगे, ग्रामर नहीं बदल जाएगा। रीडिंग सेक्शन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है, बट अभी भी आपको देखा जाए तो 50% पोर्शन जो ग्रामर से भरा हुआ है वहाँ पे तो आप कुछ चेंज कर ही नहीं सकते। रूल है तो रूल है वो, आप बिल्कुल, उसको नहीं बदल obviously, वो सकते। शॉर्ट या फिर एरिया है। आपने अगर मैथ्स पढ़ा है, आपने बेसिक से पढ़ा हुआ है सारी चीज़ें, तो वो है। तो अर्थमेटिक को थोड़ा टफ किया जा सकता है, आप ज्योमेट्री या मेंसुरेशन को टफ नहीं कर सकते। कर भी रहे हो तो बच्चा कर नहीं पाएगा, तो इवेंचुअली आप कंपटीशन से बाहर नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी नहीं कर पाएगा। अगर कर भी पाते 5-10% बच्चे कर पाएंगे, तो 10% वाले को तो सिलेक्शन होना नहीं है, आप भी तो कहीं ना कहीं रेस में। तो इस तरीके से आपको चीज़ें थोड़ी सोचनी होगी कि कहाँ पे आपको एडवांटेज है और कौन सी चीज़ें जो है आपको दायरे से बाहर निकाल सकती हैं। अब बहुत सारा टाइम किसी और सेक्शंस पे देने से अच्छा है इन तीनों सेक्शंस पे बहुत अच्छा आप करो, और जीके जीएस को छोड़ना नहीं है, साथ में लेके चलना है। लेकिन ये नहीं कि एट द कॉस्ट ऑफ दीज अदर 3 सेक्शंस यू आर डूइंग जीके जीएस, दैट इज फुलिश। अच्छा सजेशन दिया आपने। आदर्श, तैयारी में मॉक टेस्ट का क्या रोल होता है? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मॉक टेस्ट वही मैंने पहले ही बोला था, एक इंट्रोस्पेक्शन है आपका, और मॉक टेस्ट को आप रियल एग्जाम सिनेरियो से दूर हटा के सोचिए।
शुरुआती के दौर में, शुरू में ही आप सोच लीजिएगा कि यहीं हम परफॉर्म करने वाले हैं, तो फिर आप इंप्रूव नहीं करिएगा, आपके अंदर फियर हो जाएगा। जब आप एक लेवल तक पहुंच जाते हो तब आप उसको कनेक्ट करो, शुरू में नहीं कनेक्ट करो। आप शुरू में सोचो कि मेरा वीकनेस दिखा रहा है, मुझको इंप्रूवमेंट करने का मौका दे रहा है और मुझको जो आता है मैं वही मॉक टेस्ट में करूंगा, ऐसे आप सोचो। ये नहीं कि मॉक अगर टफ आ गया तो आपके मार्क्स कम आ गए तो आप डिमोटिवेट हो रहे हैं। ये तो सोचो कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। अगर गलती से वो सारे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो फिर आपसे नहीं हो पाते। तो इस तरीके से आपको मॉक्स को लेना है और आप जितने मॉक्स दे सको उतने मॉक्स दो। डिफिकल्टी लेवल क्या है क्या नहीं है इसको बिना ध्यान में रखो। आदर्श, एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि वो मॉक में लगातार मॉक तो दे रहे हैं, स्कोर इम्प्रूवमेंट होता ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या कमी है उनके तरीके में जिससे वो मॉक इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं स्कोर अपना मॉक में? वो ज़्यादा स्कोर पे फोकस करते हैं, मतलब कितने मार्क्स आए, ये नहीं कि लर्निंग पे या फिर कहाँ क्या उनके वीक एरियाज हैं। तो ऐसे होता है कि अगर 1 घंटे का भी मॉक दे रहे हैं ना, तो 2-3 घंटे भी अगर एनालिसिस के लिए ले रहे हो शुरुआती दौर पे, एनालिसिस का टाइम आपका विद मॉक कम होते जाएगा। जैसे जैसे आप ज़्यादा मॉक्स देना शुरू करोगे तो आप हर एक छोटी से छोटी चीज़ पे आप देखो कि आपसे वो क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ। ये नहीं कि उसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन तो नीचे दिया ही हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। क्यों नहीं हुआ उस पर आपको जाना है, वाई पूछना है कि मैं उस टाइम क्या सोच रहा था, क्या उस क्वेश्चन को देख के मुझे डर लगा या फिर मुझको, जैसे 3-4 कॉमन चीज़ें हो सकती है। पहला चीज़ हो सकता है कि आपको पता ही नहीं था, आपको बिल्कुल ही नहीं पता था क्वेश्चन क्या है। दूसरा, पता था आप परफॉर्म नहीं कर पाए। तीसरा चीज़ कि आपको पता था लेकिन आप डर के मारे नहीं कर पाए। दोनों चीज़ें अलग है। एक है कि मैंने करा, समहाउ कैलकुलेशन मिस्टेक्स वगैरह गई, खत्म हो गई ये चीज़ें। चौथी चीज़ ये है कि आपको क्वेश्चन देखते हैं, आपको डर लगा, आपने स्किप ही कर दिया। ठीक, एग्री। तो वो चारों चीज़ों को आपको लिखनी है कि आपको डर लगा तो डर का रीज़न लिखना है कि क्या आप क्वेश्चन को लेंथ को देख के डर गए थे या फिर आपको लगा कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है जो मेरा वीक पॉइंट है उसको देख, तो वहाँ पे काम करना है। जैसे मैं अपना बोलूँ तो मान के अभी मैथ्स का ही एक सिनारियो लेते हैं, तो मैथ्स में 25 क्वेश्चन का मैंने सेट दिया। ठीक, 25 क्वेश्चन हो गए, मैंने 18 करे 20 करे जो भी है, जो 5 नहीं हुए उनके मैंने टॉपिक्स नोट करे कि ये वाला टीएसडी का क्वेश्चन था, टाइम स्पीड डिस्टेंस का था, ये वाला क्वेश्चन ज्योमेट्री का था। अब ये नहीं कि अब ज्योमेट्री क्वेश्चन तो मैं पूरा ज्योमेट्री नहीं लेकर बैठ जाऊँ, नहीं, ज्योमेट्री में क्या नहीं था वो जाके आपको देखना है, क्या क्लिक नहीं हुआ। ठीक, और फिर ये देखना है कि वो क्यों क्लिक नहीं हुआ, कि क्या आपको उस टाइम पे याद नहीं कर पाए थे आप। ये भी रीजन हो सकता है कि आपको उस टाइम फॉर्मूला याद नहीं हो रहा था या फिर कोई हिडन चीज़ थी जो आपको याद नहीं थी। जो हिडन चीज़ थी उसको नोट डाउन में करता था। कारण में घुसे। हाँ, जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि मैं डायरेक्ट बोलूँ कि मीडियन है, ठीक, तो आपको सीधा लग जाएगा, अपोलोनियस थ्योरम याद आ जाएगा। अब मैं बोलूँ 1:1 है तो बहुत सारे लोगों का ब्लैंक हो जाता है, 1:1 आगे क्या करना है, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, राइट। बट 1:1 है, वही खुद बोल रहा है कि मीडियन है, इसके आगे सोचो मीडियन है, यहाँ पे भी अपोलोनियस लगेगा। तो इन सारी चीज़ों पे लिखना है कि आप वहाँ पे नोट्स बना लो कि कब कब मीडियन होगा, 1:1 होगा तब मीडियन होगा, दोनों आपको साइड्स अगर बराबर दे रखे हैं और बीच में एक पॉइंट है वहाँ पे मीडियन होगा। तो ये नोट्स में आप, जैसे कि मैं वहाँ पे नोट्स में थोड़े जगह छोड़ता था और मैं वहाँ पे नोट करते जाता था। अगर छोटी सी ही हो गई वहाँ पे जगह, ये सारी चीज़ें मैं नोट करते, अगली बार जब क्वेश्चन 1:1 वाला आएगा तो मैं तो कर दूंगा। बिल्कुल। एक पॉइंट ऐड करूंगा आदर्श की जो बातें हैं इसमें, देखिए मॉक में ख़राब स्कोर, अगर मान लिया परसेंटाइल भी ख़राब है, नंबर भी ख़राब है, तो मुझे लगता है कि सिम्टम्स हैं। और सिम्टम्स हमेशा आपके दोस्त होते हैं, दुश्मन नहीं होते हैं। जैसे बॉडी में अगर बुखार है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। टेम्परेचर तो हमें बताता है कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आपका एक सिग्नल है। इस तरह से हमारा बॉडी है कि वो सिग्नल दे रहा है कुछ दिक्कत है, उसको फिक्स करो। तो आप स्कोर को देख के इतना डरो मत, वो आपका दोस्त है, वो परसेंटाइल आपकी फ्रेंड है, बता रही कुछ प्रॉब्लम है आपको, और वो रीज़न में घुस के आप एनालिसिस करो, गलती है कहाँ, प्रॉब्लम कहाँ है। अगर आप उसको करेक्ट करोगे तो सब कुछ सही होगा आपका। आदर्श, आपने कौन कौन से मॉक टेस्ट दिए थे? मैंने सर टेक्स्ट बुक लिया था, फिर बायजूस लिया था, बट जो फ्री मॉक्स आते हैं सुपर मॉक्स के ये भी लिए थे, फ्री मॉक्स एसएससी ट्यूब के आते हैं वो भी लिए थे मैंने, और मैंने सारे ही लिए थे। मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक फ्री वाले, मैं कंसिस्टेंट रहा हूँ स्टडीज़ में, तो जो भी मॉक्स आते हैं वो भी। और छुट्टी मैंने बिल्कुल नहीं ली है जब से प्रिपरेशन शुरू करी है। ओके, नंबर ऑफ मॉक्स पूछूं, रफ आइडिया दो, प्रीलिम्स के कितने मॉक्स दिए आपने अराउंड 200। और मेंस के? अराउंड, अगर मैं बोलूँ तो 80 क्वांट्स के लिए। इंग्लिश के मैंने थोड़े कम लिए थे, इंग्लिश के मैं 30-40 में से बोल सकता हूँ, बट क्वांट्स के अराउंड 80 के आसपास। तो 80 में पेड प्लस फ्री सब मिला पेड प्लस फ्री, यस यस। 80 मॉक्स आपने दिए। आदर्श, प्रिपरेशन में जो डेली स्टडीज़ होती हैं, एक शेड्यूल होता है किसी का कि भाई मुझे आज 8 घंटे पढ़ने हैं, 10 घंटे पढ़ने हैं। कुछ लोग होते हैं जो शेड्यूल नहीं बनाते हैं और टास्क बेस्ड टारगेट्स लेके चलते हैं, टारगेट स्टडी है। आपका क्या तरीका था? मतलब कोई शेड्यूल था, टाइम टेबल जिसको आप फॉलो करते थे? टारगेट्स होते थे बट वो शेड्यूल्स के थ्रू टारगेट्स को अचीव करना है। ऐसा नहीं कि टारगेट दे दिया और कभी तक होते रहा। एक डिफाइंड टाइमलाइन दो कि इस टारगेट को इस दिन तक मैं पूरा करूँगा। साथ ही साथ डेली शेड्यूल होना चाहिए कि 8 to 11 मैं क्या कर रहा हूँ, 11 to 2 मैं क्या कर रहा हूँ, कब ब्रेक्स होंगे, कब मैं लंच पे जाऊँगा, कब स्नैक्स होगा। इससे क्या होगा, डिसिप्लिन्ड वे में आप पढ़ाई कर सकते हो। और आप ये भी देखो कि कौन से सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं और जिस पर ज़्यादा ज़रूरत है आपको काम करने की, वो आप दिन के शुरू होते ही शुरू कर सकते हो आप। और जब
आपका दिमाग थकने लगता है, उस टाइम पे आप थोड़े अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को ले सकते ऑन एन एवरेज कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे डेली? हो। अगर ऐसे देखें तो 8 to 6 की मैं बात करूँ तो 10 घंटे के आसपास। 10 घंटे आप पढ़ते थे रोज? हाँ जी। मतलब ये एक अच्छा बात बताया आपने कि कंटिन्यूअस आपने 10 घंटे रोज पढ़ाई करी। और आई थिंक अगर कोई एक बार में बहुत अच्छी रैंक निकालना चाहता है और एज्यूमिंग कि या तो वो प्रोडिजी हो किसी चीज़ में, तो उसको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आई एग्री विद दैट। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर जाननी है कि जो फेजेस आते हैं कि कई बार पढ़ाई नहीं हो पा रही है, डिस्ट्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। जो फुल टाइम बच्चा तैयारी कर रहा होता है उसके साथ चैलेंज ये होता है कि फैमिली वालों को लगता है कि यार इस फैमिली फंक्शन में चलो, वहाँ शादी है, भैया की शादी है, उसमें जाना चाहिए। और ये डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो कैसे हैंडल करे एक एस्पिरेंट की उसकी स्टडी कंटिन्यूअस, क्योंकि ब्रेक जब आता है ना, वो चेन जब टूटती है ना, तो उसको फिर से शुरू करने में मुश्किलात आती है। यस सर, ये चीज़ मुझको समझ आ गई थी पहले से ही कि ब्रेक नहीं करनी है चीज़ें, और ब्रेक अगर करते तो उतना लिंगर होते जाएंगी। प्रिपरेशन जो फेज़ है आपका, प्रिपरेशन पीरियड है, तो मैंने डिसिप्लिन बनाए रखा है। हाँ, डिमोटिवेशन आता था, बहुत बार ऐसा होता था मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही होती थी, मार्क्स में अच्छे स्कोर नहीं आते थे, तो ठीक है, डिमोटिवेशन है, कोई बात नहीं। तो जो लाइटर सब्जेक्ट्स हैं, जो मुझे लगता था कि मैं ईजिली ग्रैब कर लेता हूँ, मैं उन सारी चीज़ों पर चला जाता हूँ। मतलब ये है कि पढ़ाई छोड़ना नहीं है। आप एक उससे आपको लग रहा है कि मैथ्स में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए मैथ्स को साइड रख लेते हैं, अभी के लिए रीजनिंग पढ़ लेते हैं, अभी के लिए इंग्लिश पढ़ लेते हैं। तो जैसे ही कंटिन्यूटी होगी 2-3 घंटे बाद, फिर आप बैक टू नॉर्मल आ जाओगे और फिर आप मैथ्स पढ़ने का आपका मन करने लगेगा। तो ये बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने कि जो चीज़ में दिक्कत हो रही है या उससे थोड़ी बहुत नेगेटिविटी जनरेट हो रही है तो उसको बदलो, कुछ और पढ़ो। या फिर अगर डीमोटिवेशन हो भी रहा है आपको, मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं करने के कारण, या कोई भी XYZ कोई भी आपके फैक्टर्स अगर हैं, तो आप थोड़ी देर का ब्रेक ले लो। लेकिन ये नहीं करना है कि पूरे दिन का ब्रेक ले लिया, आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, कोई यूट्यूब पे कुछ देख लिया। वो मतलब अपने आप को उसमें भी थोड़ी डिसिप्लिन रखनी है, बैक ऑफ माइंड, कि मुझे 1-2 घंटे में, या फिर जैसे ही मैं थोड़ा ठीक फील करने लगूँ, मैं फिर से पढ़ाई पे लौट आऊँ। एक वो भी है कि आप मोटिवेशंस वगैरह के लिए बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, और सेल्फ मोटिवेशन के लिए भी गाइडेड फैक्टर्स होते हैं जो आपके लिए काम करते हैं। जैसे मेरे लिए है था कि मैंने तो जॉब छोड़ रखी, तो मुझे ये था कि जितना जल्दी जल्दी हो सके मुझे जॉब में आना है, फिर से अर्निंग करनी है, ठीक। और जब घर पे रहते हो तो आपको लोग दूसरे तरीके से देखते हैं कि एक अनएम्प्लॉयड, मैं तो अनएम्प्लॉयड हो तो अलग तरीके से आपको देखते हैं, एक एम्प्लॉयड होके आप छोड़ के आए हो तो ज़्यादा प्रेशर होता है, कि उन्हें लगता है कि पोटेंशियल है इसमें अर्न करने की, बट एक घर पे बैठा हुआ है, अर्न नहीं करना चाह रहा है। एक गाइडिंग फैक्टर था। दूसरा ये था कि मैं डिमोटिवेटेड जब भी फील करता था, तो मुझको यही लगता था कि सब जब पढ़ाई कर रहे हैं तो मोटिवेटेड होकर पढ़ाई कर रहे हैं, डिमोटिवेटेड होकर कोई पढ़ाई कर ही नहीं रहा है। तो जो दोस्त या 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, मुझे उनको बीट करना है, क्योंकि उन्होंने सिलेबस कवर कर लिया है, उन्होंने PYQs भी कर लिए हैं, क्योंकि रेस तो वहीं पे है, और फिर मुझे उन्हें बीट करके आगे चलने का मतलब कि मैं जब डिमोटिवेटेड हूँ तब भी मुझको पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं मेरे पास। मोटिवेटेड है तो सभी पढ़ रहे हैं। यहाँ एक पॉइंट मैं आदर्श ऐड करूँगा कि एक बहुत विशियस साइकिल है, मैंने देखा है कि जब आदमी नेगेटिव होता है तो वो क्या करेगा, वो बहुत सारा मोटिवेशन में टाइम वेस्ट करेगा, राइट। ठीक है। तो उसने और टाइम वेस्ट किया, जब आप और टाइम वेस्ट करते हो तो आप और नेगेटिव हो गए। राइट। तो मैंने ये अपनी IT की तैयारी के दौरान भी ये महसूस किया था कि जैसे मैं परेशान हूँ तो मैं देखता था कि उस परेशानी को दूर करने का तरीका क्या है, तो मैं और लोगों से मिल रहा हूँ, समझ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मेरा और एक दिन निकल गया उसमें, तो मैं और नेगेटिव हो गया। फिर मैंने एक तरीका निकाला, और मेरा तरीका था कि जब मैं परेशान होऊंगा तो उसका मूल कारण जो मैंने खोजा अपने में, वो यही है कि मेरा जो मूल कर्तव्य है वो पढ़ाई करना है। राइट। आप एग्ज़ाम में तो पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्ज़ाम निकलना नहीं। तो जब आप इस मूल कर्तव्य से दूर जाओगे, सबकॉन्शियसली आप परेशान हो जाओगे। आपको एक काम करना है, आपको पढ़ना है। आप बैठो, नेगेटिव हो कोई बात नहीं, किताब लेके बैठे रहो 2 घंटे। धीरे धीरे करके जब आप थोड़ा सा पढ़ते हो तो मैंने देखा है कि वो एक पॉजिटिविटी बिल्ड होती है और आप फिर और पढ़ाई करते हो। तो Right. सारे एस्पिरेंट जब मन ना करे, डिमोटिवेटेड हो, तो किताब लेके बैठो, थोड़ा ब्रेक लो छोटा सा, किताब लेके बैठो और ज़रूर पढ़ो, उठो मत। थोड़ी देर में फ्लो बनेगा और आप पॉजिटिव हो जाओगे। एक चीज़ जी, सर जी। उसमें यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हम किसी एथलीट को भी देखते हैं, तो अगर उसको प्रैक्टिस पे जाना है या फिर कोच ने उसको बुलाया है प्रैक्टिस के लिए, तो ऐसा नहीं बोल सकता कि आज मन नहीं है सर, मैं प्रैक्टिस पे नहीं आऊँगा। वो जाता है, ठीक है, हो या नहीं, थोड़ा गेम उसका डाउन चला जाता है, बट वो जाता है, प्रैक्टिस करता है, लर्न करता है। तो आप भी एक तरह से ब्रेन एथलीट्स की तरह हो। आप फिजिकल या मस्कुलर एथलीट्स नहीं हो, आप ब्रेन एथलीट्स हो। तो आप जाओ वहाँ पे, कोशिश करो। हो सकता है थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन होगा, बट कुछ ना कुछ आप ज़रूर लर्न करोगे, और अगले दिन का रिदम भी आपका ब्रेक नहीं हुआ। फिर अगले दिन आपको अगर उसने कुछ, अगर आपने अच्छा सीखा,
फिर अगले दिन आप और अच्छे से उभर कर आओगे। और थोड़ा आपने बुरा सीखा तो कोई बात नहीं, वो तो दिन बुरा ही था, तो ऐसे ही बुरा ही जाने वाला था। तो आपको थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को सोचनी होगी। ग्रेट रिजल्ट्स कम थ्रू बोरिंग प्रोसेस डन एवरी डे, बिकॉज Right. सेम प्रोसेस रोज बोरिंग होता है, बट जो उस बोर्डम को क्रॉस करता है वही परफेक्ट बनता है। एग्री। सोशल मीडिया का इस्तेमाल तैयारी के दौरान आप आदर्श कर रहे थे या नहीं? बहुत कम। मैं केवल कोरा पे ब्लॉग्स पढ़ने के लिए, ठीक है, वहीं क्या एसएससी के अराउंड चल रहा है और सारे दूसरे लोग हैं उनका क्या कहना है, टॉपर्स क्या कहना है, ये मैं कर रहा था। और फेसबुक पे मेरा उसमें भी डिसिप्लिन ये था कि जब मैं लंच कर रहा हूँगा या फिर कुछ खा रहा हूँगा तो एक हाथ से मोबाइल स्क्रॉल होगी और एक हाथ से मैं खा रहा हूँगा, बस उसी टाइम तक, जब तक खाना खा के मैं उठा मोबाइल साइड। खाना खत्म, मोबाइल खत्म। हाँ ये भी एक अच्छा तरीका है कि आपने उसको एक टाई कर रखा है, उसको भी एक हैबिट बना रखी है हाँ कि मेरा खाना खत्म है तो मुझे मोबाइल खत्म करना है। कई बार लोग क्या करते हैं, बिस्तर पे लेटे हैं, सुबह उठे, रील लगा लिया, मोटिवेशनल रील लगा लिया, और रील चलते चलते 1.5 घंटा निकल गया, पता नहीं ऐसे। चलता है टाइम, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई चीज़ जो आप स्टार्ट कर रहे हो उसको एंड करने का ट्रिगर क्या है। आपके केस में था खाना खत्म किया तो ट्रिगर है कि आप सोशल मीडिया बंद करो। तो बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, बहुत क्लैरिटी लग रही है, और वही कारण है कि आप इतने कम टाइम में सफलता को आपने हासिल किया। सोशल मीडिया में बाकी कुछ पोस्ट वोस्ट वगैरह भी करते थे आप फेसबुक में? नहीं कि सर, पोस्ट नहीं, मैं फीड से जाके खुद देखता था, मेरा कोई पोस्ट नहीं था उस पर। इंस्टाग्राम अकाउंट था उस टाइम पे? इंस्टाग्राम अकाउंट था बट मैं यूज़ नहीं करता था, मुझे लगता था कि टाइम ख़राब होगा वहाँ पे, और ये भी एक वहाँ डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, जो रियलिटी नहीं होती है उससे दूर चले जाते हैं। पूरे दिन में और कितना देर आप सोशल मीडिया यूज़ करते थे? अराउंड बोल सकते हैं 1 घंटे के आसपास मैक्स। 1 घंटे के आसपास पूरे दिन में। इसके अलावा कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी आपकी थी डेली? कोई एक्सरसाइज रूटीन, मेडिटेशन, योगा, कुछ कैसे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए कुछ होता करते क्या थे? था कि ना कि सर, मेरा जहाँ पे घर था एक्चुअल और जहाँ पर लाइब्रेरी थी, अराउंड 2-2.5 किलोमीटर था वो। गैप। और मैं पैदल जाता था, लैपटॉप लेके बैग कंधे पे, और फिर पैदल ही उधर से लौटता था। तो ओके। वो अपने आप में बहुत बड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा। वॉक आपका हो गया 4-5 हाँ किलोमीटर पर डे। राइट। तो ओके। सुबह का, और सुबह में जगना भी होता था, तो एक रिदम भी बन गया था। उधर 6 बजे के आसपास लौटते थे। कभी कभी क्या होता था कि जो डोमेस्टिक कोर्स होते हैं, सब्जी वगैरह ला देना, तो कभी कभी मैं उधर से ही मार्केट होते हुए सब्जी वगैरह खरीद के भी घर लौट जाता था। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखा है कि जैसे तैयारी जब लोग करते हैं ना, तो एक बहुत अच्छी चीज़ काम करती है ना, कहते हैं कि वो मेंटल पिक्चर क्रिएट करो कि जब तुम सक्सेसफुल होगे तो कुछ ऐसा माहौल होगा। क्या कुछ ऐसा था दिमाग में कि मैं टॉप करूंगा एक दिन, किसी इंटरव्यू में जाऊंगा, लोग मेरे बारे में बातें करेंगे? जस्ट वांट टू ऐसा आस्क नहीं कि था, तैयारी के दौरान क्या चलता है दिमाग में? ऐसा नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग डाउट्स करने लग गए थे मेरे ऊपर। ठीक, पहला बात, मैं छोड़ के जॉब आ गया था, तो उन्हें लग रहा था कि जानबूझ के भगा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहता है, ये चीज़ हो गई। और आसपास के लोग में एसएससी को लेकर एक डर था कि एसएससी इतनी जल्दी कहाँ से हो जाएगा। और मैं उतना भी जीनियस नहीं था, जो एक प्रूवन रिकॉर्ड होता है जीनियसेस का कि हाँ बहुत कुछ अच्छा कर लिया हो आपने, या फिर आईआईटी आईएम्स में पढ़ा हुआ हूँ, एक ही बार में एसएससी हो जाएगा। तो नॉर्मल ग्रेजुएशन करी है, नॉर्मल पीसीएम करी है, तो उन्हें लग रहा था कि क्या पता कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो जो कोई भी, मेरे फ्रेंड सर्कल्स में भी यही डाउट्स हो गए थे कि ठीक है, कर रहा है, पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, एक दिन कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं हंट करती थी। अदर्स, हर किसी के सक्सेस में देखो सबसे बड़ा रोल तो उस पर्सन का ही होता है जो इस चीज़ को कर पाता है एग्जीक्यूट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मौके भी मिलते हैं, माहौल भी मिलता है, तब भी वो नहीं कर पाती है चीज़। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा श्रेय तो टॉपर को खुद जाता है कि उसने ये चीज़ हासिल करी। बट इसके अलावा भी कई सारे विजिबल फोर्सेस, इनविजिबल फोर्सेस, डायरेक्ट सपोर्ट, इनडायरेक्ट सपोर्ट होता है जो मायने रखता है। आपकी लाइफ में क्या कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस रही हैं जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया और आप यहाँ तक पहुँचे? सबसे बड़ी बात होती है कि आप पे भरोसा बनाए रखना कि हाँ, कोई भी बंदा कोई काम कर रहा है तो कर लेगा। तो उसमें मैं अपने दादाजी का नाम बोलूँगा कि उन्होंने परेशान नहीं करा, क्या कर रहे हो क्या, उन्होंने बोला कि ठीक है, जो भी कर रहे हो करो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। या फिर मम्मी ने भी थोड़ा समझा, पापा ने उतना नहीं समझा। अब इवेंचुअली आई डोंट नो कि रीजंस क्या होंगे उनके अपने। तो ये चीज़ें हैं। 1-2 फ्रेंड्स भी थे जो बहुत ख़ास हैं, उन लोगों ने भी समझा और थोड़ा बहुत उन्होंने भी मेरी हेल्प करी। ओके, ठीक है। सो आदर्श, अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जितने भी एस्पिरेंट एसएससी की तैयारी करते हैं, ये इंटरव्यू बहुत सारे बच्चे देखते हैं और इससे इंस्पायर होते हैं, उनका सपना है इस आरडब्ल्यूटी में आने का। तो अभी वो आपको एज एस्पिरेंट देख रहे हैं, आपका क्या मैसेज है उनके लिए, और आप उनको ऐसे क्या गुर सिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे जो उनकी तैयारी में थोड़ा सा हेल्पफुल रहे और वो भी आपकी तरह एक टॉपर बने और अपने सपने को हासिल करें? सर, मैं एस्पिरेंट्स को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप टीचर्स, कोर्सेस, स्टडी मटेरियल्स आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन आप ही इवेंचुअली मायने रखते हो कि आप कितना मेहनत कर रहे हो।
अगर आप टैलेंटेड बंदों की बात करो या फिर ऐसे बंदे जो मोर देन एवरेज भी हैं, तो आपको ये देखना है कि आप टैलेंटेड बंदों को कैसे बीट कर सकते हो। आप अपने हार्ड वर्क के कारण उनको बीट कर सकते हो। तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ ही आपको डिज़ाइन करके निकालने हैं बाहर कि उनको कैसे बीट करना है। और एक दिन का प्रोसेस नहीं है, आपको डे इन एंड डे आउट आपको सेम ही चीज़ पे मेहनत करनी है जब तक कि आप उस चीज़ में एक्सेल ना कर जाओ। और इसके लिए कोई शॉर्टकट या कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक। वो टाइम लगेगा। आप ये सोचते हो 2 महीने या 3 महीने में हो जाएगा, नहीं होगा। वो इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है। लेकिन एक लंबे ड्यूरेशन की ज़रूरत है आपको, एटलीस्ट 7 मंथ्स, 8 मंथ्स और एन ईयर, ऐसे आप बोल सकते हो। लेकिन वही चीज़ है कि डिसिप्लिन बनाए रखना है। और जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करते हो, कितना जल्दी बाउंस बैक करते हो, क्योंकि दूसरे बच्चों को आपको कंपटीशन में बीट करना है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो डीमोटिवेटेड हैं, तो बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं पीछे। आप अगर बाउंस बैक जल्दी करते हो तो उनसे आप हमेशा लीड में रहोगे। ये आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी मायने रखता है, आप अगर मोर देन एवरेज स्टूडेंट भी हो तो। मैं भी अपने आप को एक प्रोडिजी नहीं मानता हूँ। मैंने भी हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के तहत ही टॉपर में बना हूँ, और आप भी ऐसे ही टॉप कर सकते हो। आदर्श, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आने के लिए। आपने सारे सवालों का बहुत ही शानदार उत्तर दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे एस्पिरेंट अपनी जो प्रिपरेशन जर्नी है उसमें उनको इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे और बहुत स्मूथ रहेगी उनकी प्रिपरेशन जर्नी और आपकी तरह वो टॉपर बन जाएंगे। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेमोविट टॉपर्स में आने के लिए। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।